हेलो एवरीवन, वेलकम टू बी टेक्निकल इलेक्ट्रिकल। तो आज के सेशन में मैं आपके लिए जो मैंने सीरीज स्टार्ट की थी, सिलेक्शन सीरीज फॉर द महा ट्रांसको, तो बेसिकली उसी का ही पार्ट नंबर 64 लेके आया हूँ। तो उम्मीद करता हूँ इससे पहले जितने भी मैंने सेशन हमारे यूट्यूब चैनल पर दिए वो सभी आप लोगों ने देख लिए होंगे। जिन्होंने नहीं देखे होंगे, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाइएगा, जहाँ पर आप ये वीडियो देख रहे होंगे। यहाँ पर आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएंगे और प्लेलिस्ट में आपको पुराने सभी सेशन मिल जाएंगे जितने भी अभी तक मैंने लिए। मतलब लगभग अगर मैं टेक्निकल के सेशन की बात करूँ तो 63 सेशन में ले चुका हूँ, जो कि आपके महा ट्रांसको के सिलेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो माय काइंड रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, जिन्होंने प्रीवियस सेशन नहीं देखे रहेंगे तो आप हमारे प्रीवियस सेशन बिल्कुल देख सकते हो बेटा। इससे आपके प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प रहेगी, राइट? यस। एंड आपको अगर चाहिए हमारे पुराने सभी सेशन के पीडीएफ, तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को मतलब ज्वाइन करना पड़ेगा। तो इस टेलीग्राम चैनल को अगर आप ज्वाइन कर लेते हो तो पुराने सभी सेशन के आपको मिल जाएंगे आसानी से पीडीएफ, सो दैट आप इजीली जो सेशन होता है उसको रिवाइज कर सकते हो। बहुत सारे एस्पिरेंट हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइंट है। आप अगर हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेते हो तो आपको अपडेट्स एज वेल एज नोट्स भी मिल जाते हैं इन पीडीएफ फॉर्म। ओके, तो सभी चीज़ें आपको मिल ही जाएंगी। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मस्ट है। तो टेलीग्राम का जो लिंक रहेगा वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में अटैच करा दूंगा, सो दैट आप इजीली हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, राइट? एंड बिफोर द स्टार्टिंग द सेशन मैं यहाँ पर बेसिकली इंट्रोडक्शन देता था, बट अभी टाइम नहीं है क्योंकि आज मैंने बहुत सारे क्वेश्चन रखे हुए हैं। तो यहाँ पर मेरा बेसिक बेसिक इंट्रोडक्शन रखा हुआ है, आप थोड़ा सा वीडियो पॉज करके देख भी सकते हो कि बेसिकली आपको पढ़ा कौन रहा है। तो चलो मैं ही बता देता हूँ। सो माई सेल्फ बाबरा गाउंडे एंड आई एम इंजीनियर, टीचर, एजुकेटर, यस, एंड मेंटर। एंड मैंने गेट थ्राइस क्रैक की हुई है 2018, 19 एंड 20 इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फील्ड। और मेरा ये लगभग मतलब 4 एग्जाम में सिलेक्शन हुआ है। असिस्टेंट इंजीनियर इन महाट्रांस को, असिस्टेंट इंजीनियर इन महाजन को, जूनियर इंजीनियर इन महाजन को एंड जूनियर इंजीनियर इन महाडिस्कॉम। तो ये तो हुआ मेरा सिलेक्शन बेटा, बट उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगभग 4.5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है इन बोथ ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन फील्ड। एंड आई एम अ गोल्ड एज वेल एज अ सिल्वर एजुकेटर इन वन ऑफ द ईटेक कंपनी ऑफ द बैंगलोर। यस। और अगर मैं मेरे एजुकेशन के बारे में बता दूं तो मेरा डिप्लोमा एंड बीटेक हुआ है वालचंद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग सांगली से। एंड करंटली आई एम वर्किंग एज एन असिस्टेंट इंजीनियर इन महा ट्रांसको इन एचवीडीसी सेक्शन। तो ये मेरा एकदम शॉर्ट में इंट्रोडक्शन रहा। तो देखो बेटा, बेसिकली मैंने बोर्डे प्लॉट स्टार्ट किया था प्रीवियस 4 सेशन से, तो आज बेसिकली इसका पार्ट नंबर 4 है। तो कंट्रोल सिस्टम का जो बोर्डे प्लॉट है ना, उसको मैं पूरा कंप्लीट कर चुका, और आज बेसिकली बोर्डे प्लॉट का ये लास्ट सेशन है, जिसमें हम जीएम पीएम जो कंसेप्ट है, दैट इज नथिंग बट अ गेन मार्जिन एंड फेज मार्जिन, जो कि वन ऑफ द डिमांडेड टॉपिक था आप लोगों से। तो बेसिकली बेटा उसके एमसीक्यूज लेने वाला हूँ। तो मैंने इसकी थ्योरी ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, तो इसीलिए मेरा सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपने इसके थ्योरी सेशन को नहीं देखा रहेगा तो बेटा थ्योरी सेशन देख लेना है आपको। डे नंबर 60 से लेके 64 तक अगर आप देख लेते हो तो आपका बोर्डे प्लॉट मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आपको 0% डाउट रहेगा। अगर आप इस 4-5 सेशन को अगर देख लेते हो तो रिगार्डिंग टू द बोर्डे प्लॉट आपकी बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर भी होंगे। एंड इससे लास्ट टाइम भी महा ट्रांसको में क्वेश्चन आया था, तो इसलिए आज हम बेसिकली इसको भी देखेंगे। ऐसा नहीं कि लास्ट टाइम है तो इस समय नहीं आ सकता। तो जीएम पीएम की जो एमसीक्यूज है, लगभग मैंने 35 क्वेश्चन रखे हुए बेटा। तो आज मैं थोड़ा फास्ट सॉल्व करूंगा, तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि सेशन बड़ा रहेगा, पहले बता दे रहा हूँ, बट एंड तक जरूर देखना है, राइट ना? यस। तो आपका ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम देखेंगे कि फर्स्ट क्वेश्चन बेसिकली क्या रखा है मैंने, और इस फर्स्ट क्वेश्चन को हम करेंगे सॉल्व। थोड़ा सा फास्ट ही सॉल्व करेंगे, ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। तो बेसिकली ये क्वेश्चन बच्चा नाइक्विस्ट प्लॉट से है, तो मैं रिलेट कराऊंगा कि ये चीज़ मैंने कहाँ कहाँ पर बोली हुई थी। तो नाइक्विस्ट प्लॉट स्टेबिलिटी क्राइटेरिया में बेसिकली हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, कौन रिक्वायर्ड द बोर्डे प्लॉट ऑफ, किसके बोर्डे प्लॉट को किसकी बेसिकली ज़रूरत पड़ती है। तो मैंने आपको बोला था, अगर आपको याद होगा, तो अगर आपके पास क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन है तो इसका अगर हम कैरेक्टरिस्टिक यूज कर इक्वेशन यूज कर लेते हैं, सीई यूज कर लेते हैं, तो इससे हम किसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा? इससे हम बेसिकली आरईएस क्राइटेरिया के लिए हमें क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन के कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की ज़रूरत पड़ती है। बट अगर हमारे पास ओ एल टी एफ है तो ओ एल टी एफ से बेसिकली हम जो भी जितने भी हमारे पास प्लॉट होते हैं बच्चा, जितने भी प्लॉट होते हैं, जैसे कि आपके पास रूट लोकस हो जाए, जैसे कि आपके पास बोर्डे प्लॉट हो जाए, जैसे कि आपके पास नाइक्वेस्ट प्लॉट हो जाए, जैसे कि आपके पास पोलर प्लॉट हो जाए, राइट ना, इन सभी के लिए बेटा आपको ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन की जरूरत पड़ती है। तो क्वेश्चन में बच्चा यही पूछा है कि बताओ नाइक्वेस्ट स्टेबिलिटी क्राइटेरिया के लिए हमें पोलर प्लॉट के लिए किस तरीके के ट्रांसफर फंक्शन की जरूरत पड़ती है। आप बोलोगे ओ एल टी एफ।
तो कहाँ पर है ऑप्शन? ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। तो देखो आपके पास ऑप्शन नंबर ए में। कितने प्यार से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो कोई भी चीज रटनी नहीं पड़ती है, वंस यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ना बच्चा। अगर आपके पास आप मतलब कंसेप्ट क्लियर है सब्जेक्ट के, तो मैं गारंटी दे सकता हूँ बट आप ना 100 क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको ना। 10 क्वेश्चन भी अगर सॉल्व कर ले तो तभी, अगर आपका कंसेप्ट अगर क्लियर है तो आप एग्जाम निकाल सकते हो। यही मैंने बात की आपको, हमेशा इस बात को मैंने बोला है, राइट ना। तो उम्मीद करता हूं बच्चा ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन की हमें जरूरत पड़ती है जब हम नाइक्विस्ट स्टेबिलिटी क्राइटेरिया, बेसिकली नाइक्विस्ट स्टेबिलिटी क्राइटेरिया के लिए पोलर प्लॉट के ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन की हमें जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि यहाँ पर देखो, ये भी क्वेश्चन बहुत प्यार से हम सॉल्व करेंगे कि क्या क्वेश्चन इसरो में पूछा गया क्वेश्चन है। देखो, गेन ऑफ द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन इज डबल्ड। मतलब उन्होंने बोला है कि भाई गेन इसको कर दिया भाई। आपको सपोज ऐसा सोचो कि गेन मतलब डीसी गेन हो सकता है या फिर नॉर्मल आप गेन बोल सकते हो कि कोई गेन है, राइट। लेट मी कॉल द गेन के है आपके पास। अब ये डीसी ले लो, सिस्टम गेन ले लो। सपोज गेन के है, एग्जाम्पल के तौर पर गेन के है। अब इसका अगर मैं सपोज मैग्नीट्यूड निकालूंगा, मॉड निकालूंगा बच्चा, मैग्नीट्यूड अगर मुझे निकालना है, गेन को ही हम बेसिकली मैग्नीट्यूड बोलते हैं, तो ये कैसे आ जाएगा? तो आप बोलोगे सर मैग्नीट्यूड आ जाएगा गेन का जो भी है सर उसका मॉड, दैट मीन्स द अंडर रूट के, या फिर मैं इसको मॉड को मैं स्मॉल एम भी लिख मतलब एम भी लिख सकता हूँ, राइट ना। देन उन्होंने बोला है कि बताओ गेन मार्जिन क्या रहेगी। तो आपको पता है कि गेन मार्जिन का फॉर्मूला हमने देखा था, दैट इज 20 log टू द बेस 10। यस, और जो भी आपके पास गेन मिला है बेसिकली, जो भी आपके पास गेन मिला है उसका आपको रेसिप्रोकल लेना पड़ता है। आपको पता है ये चीज़, राइट ना। गेन मार्जिन में हम रेसिप्रोकल लेते हैं, दैट मीन्स हियर इट इज अ के आ जाएगा। रेसिप्रोकल ऑफ द नॉर्मल गेन यहाँ पर अगर हम रख देंगे तो दैट इज नथिंग बट गेन मार्जिन हो जाती है हमारे पास। अगर मैं डीबी में लेना चाहता हूँ तो नॉर्मल अगर मैं गेन मार्जिन निकालूँ तो गेन मार्जिन क्या रहेगी बेटा? रेसिप्रोकल ऑफ गेन होता है, याद रखना। रेसिप्रोकल ऑफ गेन होता है कौन? गेन मार्जिन रेसिप्रोकल होता है। ये चीज़ हम पढ़ा चुके हैं। अब अगर सपोज मैं यहाँ पर डीबी की बात कर रहा हूँ, तो उन्होंने तो देखो डीबी में नहीं पूछा है, तो उन्होंने सीधा सीधा किस में पूछा है? नॉर्मल इसमें पूछा है। तो अगर डीबी में पूछता तो हमारा ये आंसर आ जाता, बट अभी डीबी में नहीं पूछा तो हम क्या देखेंगे सर? के हमारा ट्वाइस हुआ है, डबल्ड हुआ है सर। गेन हमारे ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का डबल्ड हुआ है। इट मीन्स दिस इज 2 टाइम बेसिकली ऑफ द ओरिजिनल, राइट ना। तो आप क्या बोलोगे सर? जो गेन मार्जिन रहेगी क्या ना इससे सर हाफ हो जाएगी। सपोज ये दूसरी वाली गेन मार्जिन है या पहली वाली गेन मार्जिन है, तो आप क्या बोलोगे सर? 1/2 ऑफ द गेन मार्जिन ऑफ द फर्स्ट। तो आप क्या बोलोगे सर? GM/GM1/2, मतलब हाफ हो गई ना आपके पास गेन मार्जिन पहले वाले से। तो आप इस क्वेश्चन का क्या आंसर दे सकते हो? तो आप बोलोगे सर बिकम्स हाफ। तो ऑप्शन नंबर सी इज द बिल्कुल करेक्ट वन। यस, इस क्वेश्चन में भी कोई भी रॉकेट साइंस नहीं था, इसरो में आया हुआ क्वेश्चन बेटा। अब इससे ज़्यादा क्या ही, मतलब आप कोई बोलेगा नहीं सर आप ना बहुत इजी क्वेश्चन लेते हो, कोई बोल सकता है बहुत इजी क्वेश्चन लेते हो, बट बेटा एग्जाम डिमांड यही करती है ना। आपके टेलीग्राम के क्वेश्चन नहीं आते एग्जाम में, जो क्वेश्चन एग्जाम डिमांड करती है ना वो क्वेश्चन आते हैं जो कि मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएंगे। यस, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा कि क्या है। उन्होंने बोला है कि बोर्डे प्लॉट ऑफ द यूनिटी फीडबैक कंट्रोल सिस्टम। यस, यूनिटी फीडबैक कंट्रोल सिस्टम का बोर्डे प्लॉट दिया गया है, जिन्होंने बोला है कि वैल्यू ऑफ फेज ऑफ द जीएस, मतलब ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का वैल्यू ऑफ फेज आपको दिया गया है गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी पर। कौन से कहाँ पर फेज दिया गया है? ध्यान से देखना, इसका फेज किसके ऊपर दिया गया है? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, लिसन। यस, इन्होंने एंगल ऑफ जी ऑफ जे ओमेगा कहाँ पर दिया गया है? एट गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा की फ्रीक्वेंसी कहाँ पर है? गेन, नहीं नहीं, इसकी गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी बेसिकली आपको दी गई है। यस, इसकी गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, इसके इसका फेज जो दिया गया है वो कितना दिया गया है आपके पास? 125 डिग्री। यस, यस, फेज वैल्यू, द वैल्यू ऑफ द अरे अरे नहीं, आई एम सॉरी बच्चा, आई एम सॉरी। उन्होंने बेसिकली इसका फेज पूछा है आपको क्वेश्चन में, अगर आप अच्छे से देखोगे तो उन्होंने बोला कंट्रोल सिस्टम द वैल्यू ऑफ फेज ऑफ द जी ऑफ एस। मतलब बेसिकली उन्होंने इसका जी ऑफ जे ओमेगा का उन्होंने पूछा है कि फेज कितना होगा। मतलब मैं आपको अगर बताने की कोशिश करूं तो आपको फेज पूछा है, फाइव पूछा है, और उन्होंने बोला है कि गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी जो है आपके पास कहाँ कहाँ पर पूछा है? बेसिकली एट गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, कब?
जब आपके पास फ्रीक्वेंसी किसके बराबर रहेगी, गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी रहेगी। आप सभी बोलोगे कि सर जब हम गेन क्रॉस ओवर की फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे मतलब वहां पर सर फेज मार्जिन बेसिकली है। यस, फेज नहीं 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 नहीं, एक सेकेंड, क्वेश्चन को मैं गलत प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि दिस इज एंगल बेसिकली प्रोवाइड किया गया है जिसकी वैल्यू कितनी है। यस, जिसकी वैल्यू कितनी है बेटा, 125 डिग्री है, मतलब फाई दिया गया है एट गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी पर। तो उन्होंने बोला है कि बताओ फेज मार्जिन क्या रहेगा। मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा गलत इंटरप्रेट कर लिया बट ठीक है। तो उन्होंने फेज मार्जिन पूछी, तो व्हाट इज द बेसिक फॉर्मूला ऑफ फेज मार्जिन, तो आप बोलोगे सर 120 प्लस 5 डिग्री। तो आप क्या करोगे सर, 5 डिग्री मतलब आप क्या यहाँ पर पुट कर दोगे, बस दैट्स इट, ये बेसिक सा फॉर्मूला है। तो प्लस ऑफ माइनस 125 डिग्री, इफ यू सॉल्व इट यू विल गेट द आंसर इज 55 डिग्री, दैट इज अ फेज मार्जिन। यस, और शायद से ये क्वेश्चन आपके महाट्रांसको में लास्ट टाइम आया था, ये क्वेश्चन या फिर ऐसा ही क्वेश्चन महाट्रांसको में आया था, सेम ऐसा ही क्वेश्चन अगर जिन्होंने लास्ट टाइम महाट्रांस को दी रहेंगी। तो अब मुझे एग्जैक्टली वैल्यूज नहीं याद आ रही, बट बेटा इसी तरीके का क्वेश्चन, इतना नन्हा सा प्यारा सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था। मतलब आपको बस ये फॉर्मूला पता होना चाहिए जिसमें क्या चीजें दी गई क्या नहीं दी गई, तो इस हिसाब से आपका आंसर आ सकता है। तो देख सकते हो इंजीनियरिंग सर्विसेज के क्वेश्चन मोस्टली आपकी ट्रांस को डिमांड करती है, तो इसलिए इंजीनियरिंग सर्विसेज के क्वेश्चन आपको सॉल्व करना जरूरी है। बट ऐसा नहीं कि बस आप इंजीनियरिंग सर्विस के ही क्वेश्चन सॉल्व करते बैठो, ऐसे करते हैं बहुत सारे लोग, ऐसा भी नहीं करना। बट इसको आपको छोड़ के नहीं जाना है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है 55 डिग्री रहेगा फेज मार्जिन का। ये हमने सीधा सीधा सिंपल सा फॉर्मूला यूज किया हुआ है, और हमें पता है ये कब हम यूज करते हैं, जब हमारे पास फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी हो तब। ये चीजें मैं थ्योरी सेशन में पढ़ा चुका हूँ, जिन्होंने सेशन देखे रहेंगे उनको समझ में आ जाएगा, जिन्होंने नहीं देखे रहेंगे बेटा आपको प्रॉब्लम आ सकता है, तो इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोला, इफ द पोल्स आर एडेड टू द ओरिजिन, ओरिजिन पर पोल ऐड किया है, देन पोलर प्लॉट गेट शिफ्टेड बाय। देखो पोलर प्लॉट शिफ्टेड हो सकता है, तो ये किससे शिफ्टेड हो सकता है कि वो सिस्टम कितने का फेज दे रही है बेसिकली। अभी वैसे तो ये मैं बॉडी प्लॉट का सेशन ले रहा हूँ, बट जो चीज़ें रिलेट हो सकती है ना उसको मैं रिलेट करने कराने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं कम से कम समय में बेटा आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट देने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी तो मैंने पोलर प्लॉट नहीं पढ़ाया है, बट फिर भी जो चीज़ें मैं आसानी से आपको समझा सकता हूँ विदाउट टीचिंग एनीथिंग रिगार्डिंग टू योर पोलर प्लॉट, फिर भी मैं अगर कुछ क्वेश्चन आपको समझा सकता हूँ तो उसको मैंने रखा हुआ है। तो देखो आपके पास पोलर प्लॉट का शिफ्ट जो होगा, पोलर प्लॉट का रहे या फिर आपके पास निक्विस्ट प्लॉट का जो रहे शिफ्ट, तो अगर ये प्लॉट है, अगर आपको इसका शिफ्ट मतलब बेसिकली इसकी अगर शिफ्टिंग निकालनी है, शिफ्टिंग निकालनी है तो कुछ नहीं करना, इसकी शिफ्टिंग किसके बराबर होती है सर, जो भी इसका फेज एंगल आएगा उसके बराबर। यस, किसका फेज एंगल सर, इसका जो फेज एंगल करस्पॉन्डिंग टू किसके सर, जो भी इसका ट्रांसफर फंक्शन रहेगा उसका जो ट्रांसफर फंक्शन रहेगा ना सर उसका फेज एंगल निकालना पड़ेगा, तो उतने से उसकी शिफ्टिंग हो जाएगी। तो अब उन्होंने क्या बोला है कि पोल एडेड एट ओरिजिन, एक पोल उन्होंने ऐड किया है ओरिजिन पर, मतलब ट्रांसफर फंक्शन क्या रहा होगा, ट्रांसफर फंक्शन सर रहा होगा सर समथिंग गेन डिवाइडेड बाय। यस, तो इस तरीके से आपके पास ट्रांसफर फंक्शन रहा होगा सर, जो सिस्टम है उसका बात समझो। तो अगर मुझे इसका एंगल चाहिए बच्चा, जी ऑफ एस का अगर मुझे एंगल चाहिए, दैट मीन्स अगर मुझे फाई चाहिए जिससे आपको शिफ्ट होने वाला है, ये चीज़ मैं प्लॉट करके तो नहीं बता सकता, मैं बता दूंगा ठीक है चलो। तो इसका एंगल हम कैसे निकालेंगे, देखो tan इनवर्स ऑफ, देखो यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट जीरो है डिवाइड बाय रियल पार्ट मतलब कि डिवाइडेड बाय, आप क्या करोगे सर, अब इसको मैं क्या इस तरीके से नहीं लिख सकता, आप बोलोगे सर जी ऑफ जे ओमेगा, आप कर सकते हो ना, क्योंकि आपने एस इज इक्वल टू जे ओमेगा पुट करना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस में जा रहे हैं। तो के अपॉन जे ओमेगा ऐसा भी तो आ सकता है, तो आप बोलोगे बिल्कुल। तो इसका मतलब सर इसका अगर मुझे एंगल निकालना है, तो देखो एंगल क्या होता है सर, इमेजिनरी पार्ट डिवाइड बाय रियल पार्ट, तो डिनोमिनेटर के पास रियल नहीं है तो इसलिए हमने रियल पार्ट जीरो लिया, न्यूमरेटर के पास इमेजिनरी पार्ट नहीं था तो इसको जीरो ले लिया। अरे बेटा एक बार फिर से समझा देता हूँ, सपोज आपके पास a प्लस जे बी ऐसा नंबर है। यस, तो अगर आपको एंगल चाहिए इसका, तो आप क्या करते हो सर, इसका इमेजिनरी पार्ट मतलब b डिवाइड बाय रियल पार्ट मतलब a कर लेते हो। तो इस केस में क्या है, राइट लाइक दिस, k प्लस जे जीरो डिवाइडेड बाय जीरो प्लस जे ओमेगा। तो आप समझ सकते हो कि बेसिकली यहाँ पर ये हमारे लिए ए है एंड ये हमारे लिए बेटा बी है, और इसके लिए ये हमारे लिए ए है एंड ये हमारे लिए बी है। तो अगर आप पुट कर लोगे तो यू विल गेट दिस थिंग।
ओके। नहीं तो इसको आप सीधा सीधा कह सकते हो सर कांस्टेंट का एंगल 0 डिग्री होता है। और यहाँ पर सर एक पोल एट ओरिजिन है सर, इसके लिए प्लस जे, ध्यान से देखना, अगर प्लस जे रहेगा तो यहाँ पर +90 का एंगल रहेगा। अगर ऊपर चला जाएगा, देखो 0 डिग्री ऊपर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो क्या ना इसे -90 डिग्री। तो ये चीज़ तो ना बेटा आप बहुत आसानी से समझ सकते हो। तो इसका मतलब एक पोल अगर हम ओरिजिन पर ऐड कर लेते हैं सर, -90 डिग्री का हमें एंगल मिल जाता है, शिफ्टिंग मिल जाती है। यस। तो आपको अगर मैं सपोज इसका पोलर प्लॉट अगर निकाल के ही दूं, इसका मैं, चलो नहीं बेटा यहाँ पर नहीं, मैं आगे कभी टाइम मिलेगा तो मैं निकाल दूंगा, क्योंकि 35 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अभी मुझे आता है, आता नहीं इसलिए मैं नहीं करा रहा, ऐसा मत सोचो। यस। हाँ, आता नहीं इसलिए नहीं करा रहा, ऐसा नहीं। बट उसको मैं उतने वे से नहीं समझा पाऊंगा, क्योंकि दिस इज नॉट अ गुड टाइम टू डिस्कस द ऑल द theories concept और रिगार्डिंग टू पोलर प्लॉट एंड देयर एमसीक्यूज आल्सो। ओके, तो आप इतना समझ लो कि इसके हिसाब से इतना ही है। चलो किसी को डाउट होगा तो आपके लिए मैं पहला क्वेश्चन बता ही देता हूँ। यस। डाउट होता है भाई, किसी किसी लोगों को बहुत सारा डाउट कर लेते हैं, आपको आता नहीं सर इसलिए नहीं बता रहे। तो देखो बेटा, इसका मैग्नीट्यूड भी चाहिए हमें बेसिकली। तो जे ऑफ एस इसका मैग्नीट्यूड भी चाहिए। तो इसको हम जे ओमेगा भी देखेंगे, इसका मैग्नीट्यूड देखेंगे तो के अपॉन मॉड ऑफ ओमेगा रहेगा। तो ओमेगा की वैल्यू हमें वैरी करनी पड़ती है फ्रॉम 0 to इन्फिनिटी। तो जब हम के ऑफ, सपोज हम ओमेगा की वैल्यू अब हम सपोज लेंगे 0, पुट ओमेगा इज इक्वल टू 0, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा बेसिकली वो क्या रहेगा, तो 0 मतलब इन्फानाइट पर रहेगा। एंड अगर मैं इसका एंगल निकालूं, ओमेगा इज इक्वल टू सपोज मैं इन्फानाइट लेता हूँ, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना रहेगा, तो ये रहेगा 0 पर। राइट ना? यस, ये रहेगा 0 पर, क्योंकि के अपॉन इन्फानाइट, एक सेकेंड, ओमेगा की वैल्यू हम इन्फानाइट पुट करेंगे ना, बहुत सारे लोगों को डाउट होता है। तो के अपॉन इन्फानाइट करोगे बेटा तो ये हो जाएगा 0। मतलब जब इन्फानाइट फ्रीक्वेंसी रहेगी तो मैग्नीट्यूड 0, और जब फ्रीक्वेंसी 0 रहेंगी तो मैग्नीट्यूड उसका इन्फानाइट रहेगा। तो अगर बेटा आप इसको ड्रॉ करोगे ना, और एंगल -90 डिग्री का है, तो देखो ये -90 डिग्री से आप यहाँ पर चले जाओगे, इस बात को समझ लो कि -90 डिग्री मतलब यहाँ पर चले जाओगे, और इसका जो प्लॉट बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा। सर सपोज हमारे पास यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है भाई 0, और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी आपके पास ओमेगा इज इक्वल टू इन्फानाइट, ये चीज़ मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। अब यहाँ पर एंगल 90 डिग्री है, मतलब यहाँ से अगर हम प्लॉट ड्रॉ कराने की कोशिश करें तो एकदम स्ट्रेट लाइन लेता हूँ मैं। अब उसके बाद में इतना डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा, किसी किसी को डाउट आता होगा इसलिए मैं पढ़ा पा रहा हूँ। तो बेटा आपका जो प्लॉट बनेगा, इसका जो पोलर प्लॉट बनेगा कुछ इस तरीके से जाएगा। यस, गेटिंग दिस आइडिया? यस। तो बेसिकली ये पोलर प्लॉट है इसका। यस। तो अभी इतनी बात समझ लो, इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए है। एंगल है निकालना है, दैट्स इट। अगर शिफ्टिंग कभी भी निकालनी रहेगी तो एंगल निकालना है। यस, तो -90 डिग्री। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर फिर से आपके पास क्वेश्चन बोला गया है, ड्यू टू एडिंग अ पोल एट एस इज इक्वल टू 0, मतलब ओरिजिन पर ही आपके पास एक पोल ऐड किया गया। द एंगल शिफ्टिंग बाय द नाइक्वेस्ट प्लॉट ऑफ द सिस्टम विल बी। देखो नाइक्वेस्ट प्लॉट है क्या, ऐसा समझ लो। मैं आपको ना एकदम आसानी से बताता हूँ। ये जो नाइक्वेस्ट प्लॉट होता है ना बेटा, वो 2 टाइम्स ऑफ द पोलर प्लॉट होता है। यस। यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी वैरी होती है, विच इज वैरिंग फ्रॉम माइनस इन्फानाइट से लेके प्लस इन्फानाइट, एंड पोलर प्लॉट में जो फ्रीक्वेंसी वैरी होती है बेटा, वो 0 से लेके प्लस इन्फानाइट तक आपकी फ्रीक्वेंसी वैरी होती है। अगर आपने कभी भी इंजीनियरिंग में पढ़ा होगा नाइक्वेस्ट पोलर प्लॉट, तो आपको ये चीज़ पता रहेगी। अब ये नाइक्वेस्ट प्लॉट कैसा, तो इसको आप समझ सकते हो कि ये जो नाइक्वेस्ट प्लॉट है ना बेटा, जिसकी फ्रीक्वेंसी कहाँ से लेके कहाँ तक वैरी होती है, क्वेश्चन को तो मैं आगे बताऊंगा ही बताऊंगा। तो -इन्फिनिटी से लेके +इन्फिनिटी। तो इस पोलर प्लॉट को हम दो हिस्सों में बेसिकली बांटते हैं। तो पहला जो पोलर प्लॉट होगा जिसकी फ्रीक्वेंसी वैरी करेंगी फ्रॉम फ्रॉम माइनस इन्फानाइट से लेके 0, एंड जो दूसरा जो पोलर प्लॉट रहेगा जिसकी फ्रीक्वेंसी सपोज आपके पास वैरी करेंगी फ्रॉम 0 से लेके इन्फानाइट। तो जिन्होंने कहीं पर अच्छे इंस्टीट्यूट से कभी पढ़े होंगे तो दे नोज कि ये सर जो बता रहे हैं वो बिल्कुल सही है। यस बेटा। तो इसका मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि नाइक्वेस्ट प्लॉट बेसिकली पोलर प्लॉट का ही सर एडिशनल प्लॉट है, जिसमें सर दो पोलर प्लॉट आ जाएंगे, बट ये रिप्लिका होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूँ, एग्जाम्पल के तौर पर आपको मैं एक चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपके पास पोलर प्लॉट कैसे रहेंगे। सपोज आपके पास एक पोलर प्लॉट कुछ इस तरीके से है। एक सेकेंड, एक पोलर प्लॉट कुछ इस तरीके से बेटा।
तो इसका ये पोलर प्लॉट है, ये PP1 है, सपोज पोलर प्लॉट 1 है। तो इसका जस्ट रिप्लिका प्लॉट आपको यहाँ पर लेना होता है, जो कि कुछ इस तरीके से चला जाएगा। तो ये पोलर प्लॉट 2 है। तो ये ओवरऑल जो आपको जो दिल दिख रहा है ना, दिस ओवरऑल थिंग्स, तो नाइक्वेस्ट प्लॉट क्या रहेगा? तो नाइक्वेस्ट प्लॉट में इसके लिए थोड़ा सा अभी हाइलाइटर यूज कर लेता हूँ, सो दैट आपको नाइक्वेस्ट प्लॉट समझ में आ जाएगा। तो नाइक्वेस्ट प्लॉट इज नथिंग बट ऑल दीज प्लॉट। ओके, लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर। नाइक्वेस्ट प्लॉट इज नथिंग बट ऑल, एंड थोड़े सा मैं इसका थिकनेस बढ़ा लेता हूँ, थोड़ा सा थिकनेस बढ़ा लेता हूँ, सो दैट यू विल गेट द बेटर आइडिया कि सर बेसिकली नाइक्वेस्ट प्लॉट होता क्या है। दिस इज़ नॉट अ गुड टाइम टू डिस्कस ऑल दिस थिंग, बट ठीक है, आपको, मुझे पता है कि आप बहुत सारे बच्चे ऐसे कॉलेज से बिलोंग करते हैं जिनको शायद से कुछ कुछ चीज़ें नहीं पता होती है, या फिर कोई कोई ना अब थोड़ा सा सीरियस हुआ होगा क्योंकि आप जॉब नहीं मिलते इंजीनियरिंग में, तो आपने बहुत सारी चीज़ें की रहेंगी, राइट ना, मज़े किए रहेंगे। तो PP1 प्लस PP2, दैट इज नथिंग बट 2 टाइम्स ऑफ द पोलर प्लॉट, ऐसा आप समझ सकते हो। तो ये रिप्लिका होती है एक दूसरे की, ये रिप्लिका रहेगी। यस बच्चा, ठीक है। रिप्लिका किसके करस्पॉन्डिंग? तो रियल पार्ट के करस्पॉन्डिंग होती है बेटा, रियल एक्सिस के करस्पॉन्डिंग। ऐसे समझ लो कि ये आईना है, ऐसे, ठीक है, इतनी बात है। तो उन्होंने यहाँ पर फिर से वही चीज़ की है कि आपके पास नाइक्वेस्ट प्लॉट बोला है, मतलब नाइक्वेस्ट प्लॉट मतलब ऐसा आप समझ लो कि ये पोलर प्लॉट ही है सर। तो जिसमें अगर हम एस इज इक्वल टू जीरो पर एक पोल ऐड कर ले रहे हैं, मतलब एक कोई सिस्टम है, सपोज एक गेन सिस्टम है, एक नॉर्मल मैं ऐसे समझा रहा हूँ कि एक कांस्टेंट के वाली एक ट्रांसफर फंक्शन है। आपको मैं आसानी से समझाता हूँ बहुत प्यार से, कि जिसका ट्रांसफर फंक्शन सपोज के है, ऐसे एक सिस्टम है। और इस वाले सिस्टम में आपने एक सपोज गेन ऐड किया, सॉरी पोल ऐड किया एट ओरिजिन, तो ट्रांसफर फंक्शन क्या बन जाएगा? तो के अपॉन एस इज इक्वल टू जीरो पर आपने एक पोल ऐड किया, तो 1/s हो जाएगा ना बच्चा ये। तो ये क्या हो जाएगा? 1/s हो जाएगा। तो अगर इस तरीके का ट्रांसफर फंक्शन रहेगा बेसिकली, जो कि ये ओरिजिनल था जिसमें आपने पोल ऐड किया, तो पोल ऐड करने से बेसिकली नाइक्वेस्ट प्लॉट कितने से शिफ्ट होगा? तो आप क्या बोलोगे सर? अगर पोलर प्लॉट ही नाइक्वेस्ट प्लॉट है, ऐसा 2 मिनट के लिए समझो कि पोलर प्लॉट से ही नाइक्वेस्ट प्लॉट बनता है, तो अभी अभी जो हमने देखा कि एक पोल एट ओरिजिन अगर हम ऐड कर लेते हैं, सर जो हमें एंगल मिला था, जो कि tan इनवर्स ऑफ, सपोज मैं यहाँ पर फिर से एक बार लिख के दे रहा हूँ, सर एंगल ऑफ जी ऑफ जे ओमेगा के अपॉन जे ओमेगा बन रहा था सर। इसका अगर मुझे एंगल चाहिए तो हम क्या करते हैं सर? देखो कांस्टेंट का एंगल 0 और नीचे अगर प्लस जे ओमेगा, तो बेटा यहाँ पर प्लस 90 डिग्री रहेगा, एकदम शॉर्टकट बता रहा हूँ। तो ऊपर जाके ये माइनस 90 डिग्री होगा, एक पोल ऐड करने से माइनस 90 डिग्री से शिफ्ट होगा। बट यहाँ पर प्लस माइनस का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उस बात को भी आपको समझना है क्योंकि उन्होंने प्लस माइनस बोला है। तो अगर मैं एंगल के हिसाब से बता दूं, एंगल के हिसाब से बता दूं, तो एंगल देख सकते हो कि प्लस माइनस कैसे रहेंगे। तो बेटा अगर आप इसको रेफरेंस लेते हो, मतलब 0 डिग्री लेते हो, तो अगर आप एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घूमोगे तो एंगल प्लस होते हैं, क्लॉकवाइज दिशा में घूमोगे तो एंगल माइनस होते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, एक बेसिक रूल है हमारी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। तो यहाँ पर एंगल माइनस 90 डिग्री यहाँ पर होगा और प्लस 90 डिग्री सपोज यहाँ पर होगा। इस साइड से देखेंगे तो ये प्लस 80 डिग्री और इधर से माइनस 180 डिग्री, 80 मतलब 180 डिग्री, राइट ना? यस, ठीक है। तो अब हम माइनस 90 डिग्री मतलब कौन से दिशा में जा रहे हैं सर? हम क्लॉकवाइज दिशा में, एंटी नहीं बच्चा, एंटी नहीं, क्लॉकवाइज दिशा में जाएंगे सर, और ये एंटी क्लॉकवाइज दिशा में जाएंगे। तो इसका मतलब 90 डिग्री हम क्लॉकवाइज दिशा में घूमेंगे। बात समझे कि नहीं समझे? यस, इतना प्यारा सा क्वेश्चन, ज़्यादा भी चीज़ें मैंने यहाँ पर डिस्कस की है जो आपके काम की चीज़ है। यस, चलो लेट्स सी दी नेक्स्ट थिंग। अब यहाँ पर उन्होंने फिर से वही क्वेश्चन लाया है कि आपके पास एक फ्रीक्वेंसी शिफ्ट करानी है, जी ऑफ जे ओमेगा, मतलब एक ट्रांसफर फंक्शन दिया गया है, तो उससे कितने से आपके पास बेसिकली फेज शिफ्ट होगा। तो ट्रांसफर फंक्शन क्या है? जी ऑफ, अच्छे से लिख लेते हैं, एंड इस वाले भाई साहब को हम थोड़ा सा मिटा लेंगे क्योंकि हम पेन थोड़ा सा दूसरा यूज कर लेंगे, ये पेन नहीं दिखेगा। ट्रांसफर फंक्शन क्या है बच्चा? तो ट्रांसफर फंक्शन आपके पास जी ऑफ एस, एस क्यों नहीं दिख रहा भाई हमें? यस, ये है। तो अगर मुझे इसका क्या चाहिए बेटा? एंगल निकालना है, तो जी ऑफ एंगल ऑफ जी ऑफ यस, इसका एंगल निकालना, तो हम क्या करेंगे? जी ऑफ जे ओमेगा पुट करेंगे सर यहाँ पर। यस, एस की जगह पर जे ओमेगा, तो इससे हमें फेज एंगल मिलेगा।
क्योंकि ओमेगा इज इक्वल टू नहीं, एस इज इक्वल टू जे ओमेगा पुट करना पड़ता है हमें फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस में। हम शुद्ध फ्रीक्वेंसी डोमेन में जाते हैं ना बेटा, ये सब चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। तो इस हिसाब से आप क्या बोलोगे सर, देखो 1 अपॉन यह स्क्वायर है, इसका मतलब मैं इसको ऐसा भी तो लिख सकता हूँ ओमेगा का स्क्वायर। अगर मुझे इसका एंगल चाहिए, देखो मुझे सॉल्व करना, मतलब इस क्वेश्चन में मेरा कोई एजेंडा भी नहीं, मतलब एक इस क्वेश्चन को तो मैं आसानी से -180 डिग्री लिख सकता हूँ। बट आपको समझाना इज माई एजेंडा ना, मैं एक टीचर हूँ, मैं खुद के लिए तो नहीं करा रहा। तो एंगल क्या बन जाएगा, देखो ऊपर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का एंगल 0। अब यहाँ पर देखो एक पोल होता तो -90 डिग्री का, आप खुद ही सोचो, एक पोल होता तो ये प्लस सपोज 90 डिग्री। अब दो पोल है तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि सर ट्वाइस हुए ना, देखो दो पोल है सर, 3 होते तो हम 3 से मल्टीप्लाई करते, क्योंकि एक पोल प्लस जे, याद रखना प्लस जे अगर जहां पर भी आएगा तो ये आपको +90 डिग्री का कॉन्ट्रीब्यूशन देता है, और जब भी माइनस जे आएगा बेटा ये -90 डिग्री का कॉन्ट्रीब्यूशन देता है। इस बात को हमेशा के लिए याद रखना, जब तक आप एग्जाम ना निकालो, ये मेरी तरफ से आपको एक गोल्डन रूल मैं आपको बताता हूँ। यस, अगर बस ओनली प्लस जे है, जिसके पास कुछ भी नंबर हो जाए तो वो +90 डिग्री का आपको कॉन्ट्रीब्यूशन देता है, माइनस जे रहेगा तो -90 डिग्री का। अब आपके पास देखो जे प्लस ओमेगा, तो ये 90 डिग्री का देगा, बट ये ट्वाइस है ना, तो इसलिए आपके पास 2 से मल्टीप्लाई करेगा, मतलब 180। तो ये 0 डिग्री, ये 180 डिग्री ऊपर चला जाएगा तो 0 -180 डिग्री, तो 0 में से 180 माइनस करने का कोई मतलब नहीं, एंगल बनेगा आपके पास -180 डिग्री। इस क्वेश्चन को ना हम बहुत प्यार से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर हम +80 डिग्री भी तो लिख सकते हैं, मैं बोलता हूँ बिल्कुल लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। बट बेटा इसमें ये होगा कि आपके पास जो दिशा है ना ये मैटर करती है, तो इसीलिए अगर आप +180 डिग्री लिखोगे तो आपका शिफ्ट इस दिशा में नहीं होता एक्चुअल में देखा जाए तो। जब आप एक्चुअल में पोलर प्लॉट बॉडे प्लॉट निकालोगे ना, तो इस दिशा में शिफ्ट नहीं होता आपका पोलर प्लॉट बेटा, इस दिशा से शिफ्ट होता है, तो मतलब निगेटिव दिशा से शिफ्ट होता है, क्लॉकवाइज दिशा से शिफ्ट होता है, इसीलिए ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, ना कि ऑप्शन नंबर सी। आप तो समझे एटलीस्ट? यस बच्चा, यस। ठीक है, 35 क्वेश्चन रखे हैं तो थोड़ा स्पीड भी मैं मेंटेन रखूंगा, और चाहूंगा कि आपको कोई चीजें दिक्कत भी ना हो। ओके, अब इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं क्या बोला गया है कि पोलर प्लॉट ऑफ द साइनोसॉइडल ट्रांसफर फंक्शन इज प्लॉटेड बाय। साइनोसॉइडल ट्रांसफर फंक्शन है तो उसका हमें पोलर प्लॉट क्या क्या देगा, तो याद रखना साइनोसॉइडल ट्रांसफर फंक्शन है, मतलब ये एक सपोज एक ट्रांसफर फंक्शन है। आपने कभी साइनोसॉइडल एनालिसिस अगर पढ़ा होगा ट्रांसफर इसमें फ्रीक्वेंसी डोमेन में, तो आपको एक चीज़ पता रहेगी कि सर अगर मैं सपोज इसको साइन ऑफ सपोज ओमेगा टी फॉर एग्जांपल पर मैं बात कर रहा हूँ, तो सर इस तरीके का सपोज एक इनपुट देता हूँ, लिसन दिस इज माय इनपुट, तो इसका क्या मिलेगा बच्चा, मुझे आउटपुट। इसका क्या मिलेगा बेटा आपको, आउटपुट मिलेगा। तो ये आउटपुट क्या होगा, ध्यान से देखना सर, ये आउटपुट जो होगा ना सर, इसको कुछ ना कुछ सर मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई कराएगा, ये ट्रांसफर फंक्शन कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड देगा इनटू साइन ऑफ ओमेगा टी, यहाँ पर +-5 हो जाएगा। यस, इस तरीके से आपको बेसिकली आउटपुट मिलता है व्हेन यू आर अप्लाइंग द साइनोसॉइडल ट्रांसफर फंक्शन प्लॉट। ओके, तो ये जो मैग्नीट्यूड होता है दिस इज नथिंग बट, जो भी आपके पास ट्रांसफर फंक्शन होगा ना, जो भी आपके पास बच्चा ट्रांसफर फंक्शन होगा उसका मैग्नीट्यूड होता है, इतने से मैग्नीट्यूड हो देगा। एंड ये जो फाई है दैट इज नथिंग बट द फेज एंगल ऑफ दी जो भी ट्रांसफर फंक्शन है उसका एंगल, तो ये आपको प्रोवाइड कराएगा। मतलब इस तरीके के क्वेश्चन तो मैं आगे लूंगा, चलो इसका मतलब मैं बाद में बताता हूँ। तो इसका मतलब मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये हमें क्या देगा, तो ये हमें देगा बेटा मैग्नीट्यूड प्लॉट, क्योंकि इसमें हम मैग्नीट्यूड यूज कर रहे हैं। और ये क्या देगा सर, हमें फेज देगा सर, फेज देगा सर, तो इसका मतलब हाँ फेज क्या सर, एंगल देगा, फेज एंगल देगा। ओके, तो इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो ये रहेगा कि सर मैग्नीट्यूड एंड हमें फेज प्लॉट देता है सर पोलर प्लॉट में। गेटिंग माय पॉइंट, मैग्नीट्यूड भी होता है कि मैग्नीट्यूड किस तरीके से वैरी कर रहा है सर, एंगल भी किस तरीके से वैरी कर रहा है, ये सब चीज़ें हमें मिलती है, तो पोलर प्लॉट में हमें मैग्नीट्यूड एंड फेज मिलता है। तो चलो किसी को नहीं समझा होगा तो मैं आपको थोड़ी देर के लिए एक पोलर प्लॉट अगर आपने कभी देखा होगा तो बेटा ये वाला सबसे फेमस पोलर प्लॉट है, राइट ना, यस। तो जिसमें यहाँ पर सपोज फ्रीक्वेंसी हम 0 कंसिडर कर लेते हैं और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी हम इनफाइनाइट कंसिडर कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर हो क्या रहा है पता है, ये मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है बट उसके साथ साथ इसका एंगल भी तो चेंज हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं अगर बात करूँ, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ बेटा, तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड कितना है, तो यहाँ पर बेटा इसके मैग्नीट्यूड की वैल्यू इनफाइनाइट है,
और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है, तो यहाँ पर देख सकते हो कि इसका मैग्नीट्यूड 0। बट अगर एंगल देखोगे तो देखो यहाँ पर अगर मुझे एंगल निकालना है तो यहाँ पर -90 डिग्री पर है। और यहाँ पर फाइनल अगर आप एंगल देखोगे, यस, तो आपके पास एंगल 0 डिग्री का चला जा रहा है फाइनल एंगल। तो यहाँ पर मतलब इस वाले केस के ऊपर तो अगर एंगल देखोगे तो 0 डिग्री पर चला जा रहा है। दैट इज द मैटर बेसिकली। इसका मतलब दो चीजें वैरी होती है पोलर प्लॉट में, मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसका एंगल भी। तो हम क्या बोलेंगे कि पोलर प्लॉट इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड एंड फेज एंगल प्लॉट। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट। क्वेश्चन को ना देखो बेटा, सॉल्व करना इज नॉट माय एजेंडा। ऐसे तो इसके आंसर आपको बुक में भी मिल जाएंगे, बट आंसर निकालना ये बस मेरा एजेंडा नहीं। मैं यहाँ पर ये चीज देखना चाहता हूँ कि आपको मैं कितने अच्छी तरीके से समझा सकता हूँ। यस, चलो अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, जिसमें क्या चीजें हमें पूछी गई है। अब देखो बेटा कि आपके पास क्या है। इस क्वेश्चन को भी मैं इतना अच्छे समझा दूंगा कि आप कभी लाइफ में भूलोगे नहीं। क्या बोला है, द फेज मार्जिन ऑफ सिस्टम यूज्ड टू स्पेसिफाई। फेज मार्जिन हम किस लिए स्पेसिफाई कर लेते हैं, मैं आपको बता दूं कि रिलेटिव स्टेबिलिटी के लिए। वो कैसे, देखो फेज मार्जिन, एक सेकेंड क्या हो क्या रहा है भाई साहब, यस, थोड़ा सा हैंग कर रहा है तो ठीक है। फेज मार्जिन का क्या फॉर्मूला है, तो आप बोलोगे सर फेज मार्जिन इज नथिंग बट फेज मार्जिन एट ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी पर। सर जो हमें फेज मिलता है बेसिकली दैट इज नथिंग बट फेज मार्जिन। ये तो मैथमेटिकली हमने लिखा बोला, जिसका फॉर्मूला क्या है 180 प्लस फाइव। फाइव कब निकालना है आपको, जब हमारे पास ओमेगा की वैल्यू कितनी रहेगी, ओमेगा इज इक्वल टू गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी रहेंगे, तब की बात है। अब हम देखेंगे कि है क्या। यस, अब मैं आपको ये रिलेटिव स्टेबिलिटी बताऊंगा कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सिस्टम है जिसका एंगल -150 है। दो सिस्टम लेता हूँ कि सपोज एक सिस्टम है, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, एक सपोज सिस्टम 1 है जिसका फेस एंगल हमारे पास 1 है सपोज 150 -150 डिग्री है एक फेज एंगल। तो इससे मैं इसका फेज मार्जिन को निकालता हूँ। तो फेज मार्जिन जो पहला वाला मिलेगा वो कितना मिलेगा, 180 प्लस ये -150। तो आप क्या बोलोगे सर इसका फेज मार्जिन कितना रहेगा, 30 डिग्री, करेक्ट, यस, एक सेकेंड, यस। तो इसका 30 डिग्री फेज मार्जिन रहेगा। अब मैं दूसरी बात कर लेता हूँ, अब हम दूसरी बात कर लेते हैं। अब उसको हम समझ लेते हैं कि सपोज मेरे पास बच्चा एक दूसरी सिस्टम है, एक सिस्टम नंबर 2 है जिसका जो एंगल है बच्चा वो है हमारे पास सपोज 120 डिग्री, -120 डिग्री। तो इसका अगर मैं सपोज फेज मार्जिन निकालता हूँ तो आप क्या बोलोगे 180 प्लस -120 डिग्री, तो कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर 180 -120 डिग्री करोगे तो आपके पास एंगल हो जाएगा 60 डिग्री। तो अगर मैं यहाँ पर बताने की कोशिश करूंगा, यहाँ पर अगर मैं बताने की कोशिश करूंगा तो आपके पास सिस्टम कौन सी ज़्यादा स्टेबल है, तो जिसके पास मार्जिन ज़्यादा रहेगी, जिसके पास चांस ज़्यादा रहेगा कि हम ज़्यादा फेज को बढ़ा सकते हैं, तो वो ज़्यादा स्टेबल रहेगा रिलेटिवली। तो हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं सर, रिलेटिवली अगर हम स्टेबिलिटी देखें तो स्टेबिलिटी अगर हम देखें स्टेबिलिटी, रिलेटिवली स्टेबिलिटी अगर दोनों सिस्टम स्टेबल है, दोनों में बेटा फेज मार्जिन पॉजिटिव आई मतलब दोनों सिस्टम स्टेबल है। बट जो सर इसमें देखो सर मार्जिन फेज मार्जिन 60 डिग्री है और इसमें सर 30 डिग्री है। तो जिसमें सर ज़्यादा मार्जिन रहेगी स्टेबल होने के लिए वो सर रिलेटिवली ज़्यादा स्टेबल रहेगा। मतलब सिस्टम 2 इज मोर स्टेबल देन द स्टेबिलिटी ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम 1। बात समझे कि नहीं, यस, अरे बात समझे कि नहीं समझे बताओ, कि स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम 2 इज मोर स्टेबल देन स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम 1। मतलब ऐसा बोल सकते सिस्टम 2 ज्यादा स्टेबल है भाई सिस्टम 1 से। क्यों, क्योंकि सर उसके पास ज्यादा मार्जिन है सर, मार्जिन जिससे हम ज़्यादा और फेज बढ़ा सकते हैं। बट इसमें हम ज़्यादा फेज नहीं बढ़ा सकते, हमारे पास बस 30 का ही बैलेंस बचा हुआ है जितना हम मार्जिन बढ़ा सकते हैं। ऐसा समझो कि आपके पास बस 30 रुपीज़ है जो आप खर्च करना चाहते हो, तो आप थोड़े से ज़्यादा गरीब रहोगे। बट अगर आपके पास 60 रुपीज़ है तो आप उस 30 रुपीज़ से ज़्यादा थोड़े से अमीर लोग रहोगे। यस, आसानी से समझाने की बात किया, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया हो। तो रिलेटिव स्टेबिलिटी हम बेसिकली चेक कर लेते हैं। यस, अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि बेटा गेन मार्जिन का बेसिकली डेफिनेशन पूछा है। तो गेन मार्जिन होता क्या है, तो हम एक बार देख ही लेते। तो गेन मार्जिन बेसिकली क्या होता है सर, जो भी मैग्नीट्यूड आता है ना सर उसका रेसिप्रोकल होता है। यस, और ये जो मैग्नीट्यूड निकाला जाता है ये कौन से फ्रीक्वेंसी पर निकाला जाता है, मैंने बोला था कि गेन मार्जिन इज ऑलवेज रिलेटेड विद एट द फ्रीक्वेंसी ऑफ
फेस क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। और फेस कहाँ पर क्रॉस होता है, तो हम बोलेंगे सर फेस क्रॉस होता है सर 180 डिग्री पर, -180 डिग्री पर, राइट ना। फेस कहाँ पर क्रॉस होता है बेटा, -180 डिग्री पर। अगर आपको समझाने के लिए मैं बता दूं, चलो हम यहाँ पर भी देख लेते हैं। तो आपके पास एक सर्कल उठा लेते हैं। चलो टाइम लगेगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं, बट मैं आपको समझाने की कोशिश बिल्कुल करूंगा। तो हम यहाँ पर कितना, ये यूनिट सर्कल होता था, और यहाँ पर अगर मैं सपोज प्लॉट बना दूं, तो इस तरीके से सपोज एक सिस्टम है। तो इसके करस्पॉन्डिंग ध्यान से देखना, यहाँ पर फेस फेस क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी होती है, सभी को पता है, सॉरी गेन फेस क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, फेस क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी होती है, जहाँ पर फेस 180 डिग्री को बेसिकली क्रॉस करता है। यस। अब ये फ्रीक्वेंसी कितनी रहेगी, वी डोंट नो। यहाँ पर हमें बेसिकली एक फेज फ्रीक्वेंसी मिलेगी, उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर हमें एक फ्रीक्वेंसी मिलेगी, जिसके करस्पॉन्डिंग अगर मैं सपोज सिस्टम का फेज देखो तो 180 डिग्री माइनस में होगा। यस ना, यस। ये अरे अरे भाई साहब, यस। यहाँ पर हमें हमें पता है कि सर फेस -180 डिग्री होता है, अगर हम इस साइड से गिने तो। यस। तो इसके करस्पॉन्डिंग अगर आप देखना चाहते हो, इसके करस्पॉन्डिंग एक सेकेंड, इसके करस्पॉन्डिंग अगर आप सपोज देखना चाहते हो, तो जो मैग्नीट्यूड आएगा, जो भी मैग्नीट्यूड आएगा सर सिस्टम का इस फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग, लेट मी कॉल्ड दैट मैग्नीट्यूड इज माय यम फ्रॉम हियर टू हियर। जो भी मैग्नीट्यूड आएगा उसका रेसिप्रोकल लिया जाता है बेसिकली। यस। उसका रेसिप्रोकल लिया जाता है, मतलब ये देखो इस तरीके से। तो जो भी मैग्नीट्यूड आएगा, मतलब ये सपोज 0.5 रहेगा, तो हम यहाँ पर 2 कंसिडर करेंगे, लेट सपोज। तो क्या है बेसिकली इसका डेफिनेशन अगर हम देखें तो, और इसी को अगर आपको सपोज डीबी में चाहिए, तो ये जो गेन मार्जिन अगर आपको डीबी में चाहिए, तो हम कैसे लिखते हैं, तो आप लिखोगे सर 20 log टू द बेस 10, जो भी ये नॉर्मल जीबी मिला है, जी मतलब गेन मार्जिन मिला है, उसको यहाँ पर पुट कर लेंगे, मतलब log टू द बेस 10। यस। तो 1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दिस थिंग हम लिख देंगे। तो इस तरीके से हमें जीबी में डीबी में भी मिल सकता है। तो अगर ध्यान से पढ़े तो गेन मार्जिन बेसिकली क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ द मैग्नीट्यूड, रेसिप्रोकल ऑफ द मैग्नीट्यूड एट जे जी। नहीं नहीं, ये 90 डिग्री नहीं बच्चा, ऑप्शन नंबर डी का बिल्कुल सही रहेगा। रेसिप्रोकल ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द जे ऑफ जे ओमेगा एट द फ्रीक्वेंसी एट विच द फेज मार्जिन इज -180 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। 180 डिग्री, -180 डिग्री, देखो -180 डिग्री पर हमें क्रॉस करता है, इसका रेसिप्रोकल होना चाहिए। अभी क्या ही बताओ, इसमें डेफिनेशन ही थी। यस। चलो नेक्स्ट थिंग हम देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या चीज़ें बोली गई है। यस। क्या बोला गया है, तो कंसिडर द सिस्टम, एक सिस्टम कंसिडर की है, एंड उन्होंने बोला है कि फेस क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी हमें बेसिकली इस ऑप्शन में कहाँ पर मिलेगी। अब फेस कहाँ पर क्रॉस होता था, आप बोलोगे सर 180 डिग्री पर, -180 डिग्री पर। तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं क्या, कि सर अगर मुझे जो ट्रांसफर फंक्शन है जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस इज इक्वल टू 1 अपॉन, मैं लिखता हूँ आपके लिए, यस इंटू 1+3 ऑफ एस 1+5 ऑफ एस, ऐसा है। तो अगर आपको सर इसका क्या चाहिए, सर इसको सबसे पहले तो हम एस इज इक्वल टू जे ओमेगा पुट करेंगे, तो एच ऑफ जे ओमेगा हम ऐसा भी लिखेंगे, जी इंटू एच ऑफ जे ओमेगा, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। तो 1 अपॉन जे ओमेगा इंटू क्या लिखेंगे हम बेटा, 1+1+3, या फिर जे ओमेगा 3 जे ओमेगा, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 1+j ऑफ 5 ऑफ ओमेगा, ऐसा हम करेंगे। तो अगर मुझे इसका चाहिए एंगल, अब ज़्यादा मैं डिस्कशन नहीं करते बैठूंगा, अगर मुझे इसका चाहिए एंगल, तो आप कैसे करोगे सर, देखो कांस्टेंट का एंगल हो जाएगा 0, सीधा मैं बता रहा हूँ। यस। कांस्टेंट का एंगल हो जाएगा 0 डिवाइडेड बाय, ये देखो +J90 है बेटा, अकेला +J90, तो इसका कितना एंगल बनेगा सर, +90 डिग्री। अब मल्टीप्लीकेशन में एंगल ऐड होते हैं, सभी को पता है कि ये सभी चीज़ें मल्टीप्लाई है। प्लस यहाँ पर हम सर एक रियल प्लस इमेजिनरी का कंसेप्ट लगा सकते हैं। तो रियल नंबर क्या है, तो आप बोलोगे सर इमेजिनरी नंबर क्या है सर, 3 ओमेगा +1 है सर, सॉरी 3 ओमेगा है, इमेजिनरी है, रियल 1 है। प्लस हम क्या करेंगे, tan इनवर्स ऑफ, कितना करेंगे बेटा, जे 5 नहीं करेंगे, जे लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम इमेजिनरी ऑलरेडी बोल चुके हैं ना। तो 5 ओमेगा डिवाइड बाई 1, राइट। अब इसको हम करेंगे सर -180 डिग्री के बराबर। यस। बात समझ में आई कि नहीं आई, यस। यहाँ तक तो बात समझ में आनी चाहिए बेटा। अब कुछ भी नहीं है, यहाँ पर ओमेगा है, तो ये ओमेगा है, 500 नहीं, ये ओमेगा बेटा, ये ओमेगा है। अब आपको क्या करना पड़ेगा बताओ,
अब आपको क्या करना पड़ेगा, बस एक ही इक्वेशन है जिसको आपको सॉल्व करना है, एक ही इक्वेशन है जिसको आपको सॉल्व करना है कि आपके पास क्या एंगल मिलेगा। यस, अब देखो बेटा, यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो एंगल अगर ऊपर लेके जाऊंगा तो ये 90 ऊपर जाकर माइनस होगा, सभी एंगल मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ, सपोज ये माइनस होंगे, तो tan इनवर्स ऑफ 1 से डिवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं, तो 3 ओमेगा माइनस tan इनवर्स ऑफ ऊपर लेके जाऊंगा तो 5 ओमेगा, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। अब ये 90 डिग्री उस साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई, माइनस हो जाएगा। तो क्या ना ऐसे सर, माइनस tan इनवर्स ऑफ इतनी चीज यहाँ पर बचेगी 3 ओमेगा माइनस tan इनवर्स ऑफ 5 ओमेगा इज इक्वल टू, ये देखो ये प्लस 80 माइनस 180 इधर जाकर माइनस होगा तो यहाँ पर माइनस 90 डिग्री रहेगा। क्या ना से लाइक दिस। अभी बेटा इतना तो आप समझ ही सकते हो, यस, इतना तो आप बेटा आप समझ ही सकते हो कि अगर मैं इससे सबसे अगर माइनस निकाल लूँ तो क्या ना ऐसे सर tan इनवर्स ऑफ 3 ओमेगा प्लस tan इनवर्स ऑफ 5 ओमेगा इज इक्वल टू प्लस 90 डिग्री। आप बोलोगे सर बिल्कुल सही सर, कुछ भी नहीं। अब देखो बेटा, आपने एक बचपन में एक फॉर्मूला देखा होगा, यस, बचपन में आपने एक फॉर्मूला देखा होगा कि tan इनवर्स ऑफ ए प्लस tan इनवर्स ऑफ बी को हम कैसे लिख सकते हैं। सो कैन आई राइट लाइक दिस, यस, tan इनवर्स ऑफ, देखो यहाँ पर हम लिखते हैं ना क्या कि tan ए प्लस tan इनवर्स ऑफ ए बी, तो हम क्या लिखेंगे 3 ओमेगा प्लस 5 ओमेगा माइनस टेन माइनस 1 माइनस ए बी, मतलब देखो 3 दूनी 15, 15 ओमेगा का स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास 90 हो जाएगा। नहीं समझे? अरे बेटा ये वाला फॉर्मूला देखा होगा आपने, tan इनवर्स ऑफ ए प्लस tan इनवर्स ऑफ बी, यस, यहाँ पर सपोज माइनस होता है, प्लस माइनस अगर मैं दोनों कंसिडर करा के चलूँ तो आपको एक साथ ही बताता हूँ। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, बचपन का फॉर्मूला हमारा बचपन का पर ए बी डिवाइडेड बाय ए। अभी देखो अगर प्लस रहेगा तो उसके लिए माइनस लेना है और माइनस रहेगा तो उसके लिए प्लस लेना है और ए बी का प्रोडक्ट करना है। ये वाला फॉर्मूला हम यूज कर चुके हैं, मैथमेटिक्स का बेसिक। तो हमारे पास प्लस था तो इसलिए हमने यहाँ पर माइनस लिया, देखो यहाँ पर प्लस था तो हमने माइनस लिया। यस, तो इस हिसाब से हम क्या बोलेंगे, अगर मैं यहाँ पर रेसिप्रोकल लेके चलूँ बेटा, ये इन tan इनवर्स उस साइड में लेके जाऊँ तो क्या ना इसे सर 3 ओमेगा, मतलब 3 ओमेगा मतलब ये 8 ओमेगा हो जाएगा, 8 ओमेगा अपॉन 1 माइनस 15 ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 90, तो ये इन्फानाइट आ जाएगा। यस, tan के कौन सा एंगल की वैल्यू 90 होती है, चलो ऐसा भी लिखो ना, चलो इतना भी नहीं समझे होंगे, मुझे पता है कि आप बहुत नादान बच्चे हो, तो आप बोलोगे सर tan के कौन सी की वैल्यू 90 की कितनी वैल्यू होती है सर, इन्फानाइट। अब ये इन्फानाइट कब आई होगी सर, जब हमारे पास इसमें डिनोमिनेटर जीरो रहा होगा। यस, अब इस हिसाब से अगर मैं यहाँ पर बताने की कोशिश करूंगा तो थोड़ा ध्यान से देखना, तो डिनोमिनेटर जीरो मतलब 1 माइनस 15 ओमेगा का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो इस हिसाब से मैं 15 ओमेगा का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 लिख सकता हूँ, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 15। तो आप अगर यहाँ पर सॉल्व कर लेते हो तो ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन 15 कर लेंगे तो इसकी फ्रीक्वेंसी हमें मिल जाएंगे। तो लेट मी यूज द कैलकुलेटर, बेसिकली tan इनवर्स ऑफ 1/15 ब्रैकेट सॉल्व, तो 0.25, यस, ऑप्शन नंबर डी इज अ बिल्कुल करेक्ट वन। यस, तो इसको सॉल्व कर लोगे तो 0.2582 रेडियन पर सेकेंड आपके पास आंसर हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। देखो इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ था ही नहीं बेटा, ये आपको समझाते हुए मुझे टाइम मिला है, और ऐसे गेट में तो कई बार क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें बस ये कैलकुलेशन था 1/15 अंडर रूट, ये सब चीज़ें, और ये आप दिमाग लगा कर भी निकाल सकते हो क्योंकि ये कभी ना 1 से बड़ा हो ही नहीं सकता, कि 1/15 है तो 1 से बड़ा तो नहीं होगा बेटा, तो इसका तो आंसर यही रहेगा। तो ये बिना कैलसी के भी सॉल्व हो सकता है। कोई बोले सर हमें कैलसी नहीं सर अलाउड, बेटा कैलसी नहीं अलाउड, ऑप्शन भी तो देखो ना कि एक ही है जो 1 से छोटू है, आप सीधा बोल सकते हो अभी मुझे एक्यूरेट आंसर निकालना था इसलिए मैंने कैलसी यूज की। चलो नेक्स्ट थिंग कि आपको क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन सेशन हो सकता है 2 घंटे का हो जाए बेटा बेटा, बट 35 क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, पूरी चीजें कवर अप करा दे रहा हूँ। यस, पूरी चीजें कवर अप करा दूंगा। यहाँ पर क्या बोला है, स्टेबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ द मिनिमम फेज सिस्टम। स्टेबिलिटी क्राइटेरिया क्या है भाई मिनिमम फेज सिस्टम में, तो मैंने बोला था कि जब गेन मार्जिन एंड फेज मार्जिन बोथ आर पॉजिटिव होंगे, दोनों के दोनों पॉजिटिव रहेंगे, तो सिस्टम कैसी होती है बच्चा, सर सिस्टम होती है स्टेबल। कैसी, 100% स्टेबल, ये पहला कंसेप्ट, और इसी हिसाब से मैं बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, और ये चीज मैं आपको नोट पॉइंट में दे चुका। जब हमारे सर गेन मार्जिन एंड फेज मार्जिन हो जाती है सर 0, तब सिस्टम कैसी होती है बेटा, मार्जिनली स्टेबल, एम एस हो जाती है सर। यस, एम एस हो जाती है, एम एस मतलब मार्जिनल स्टेबल। और जब हम सर गेन मार्जिन एंड फेज मार्जिन सर ये हो जाती है निगेटिव, ये इसको मैं पढ़ा चुका हूँ, तो सिस्टम कैसी हो जाएगी सर,
अनस्टेबल सिस्टम कैसी हो जाएगी सर, अनस्टेबल। तो इस हिसाब से उन्होंने स्टेबिलिटी क्राइटेरिया पूछा, मतलब स्टेबल सिस्टम के लिए क्या कंडीशन है, तो आप बोलोगे सर बोथ गेन मार्जिन एंड फेज मार्जिन हमारे पास क्या होनी चाहिए सर, पॉजिटिव। कहाँ पर है भाई, बोथ गेन मार्जिन एंड फेज मार्जिन शुड बी पॉजिटिव। ऑप्शन नंबर बी इज अ बिल्कुल करेक्ट वन। यस, गेन मार्जिन एंड फेज मार्जिन शुड बी पॉजिटिव। तो ऑप्शन देखो, ये सॉरी क्वेश्चन देखो, ईएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर है हमारे लिए ये है। तो ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई कहीं से भी कहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो नेक्स्ट थिंग क्या चीजें बोली गई है, ओके। क्या बोला है, द डैम्पिंग रेशियो मतलब बेसिकली जीटा आपको दिया गया है 0.4। यस, एंड आपको दिया गया है कि बताओ फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स स्टेबिलिटी एग्जिबिट इन द पीक रेजोनेंस। अब ये जो क्वेश्चन है बेटा, ये जो क्वेश्चन है ना, ये बेसिकली मैंने पढ़ाई हुई कंसेप्ट से नहीं है, बट ये क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम में आता है इसलिए मैंने यहाँ पर रखा है। ऐसे तो मैं क्वेश्चन नॉर्मली मिक्स टाइप में इसमें लेता हूँ। तो जो पिक रेजोनेंट होता है इसका एक फॉर्मूला होता है, अगर आपने कभी फ्रीक्वेंसी रिस्पांस एनालिसिस पढ़ा होगा कंट्रोल सिस्टम में, तो पिक रिस्पांस का हमें एक फॉर्मूला मिल जाता है, दैट इज नथिंग बट 1/2 जीटा। एक सेकंड अच्छे से लिखता हूँ, 1/, फॉर्मूला अच्छे से लिखता हूँ और ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है पिक रेजोनेंट का। 1/2 जीटा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस यहाँ पर लिखना आपको जीटा का स्क्वायर, राइट ना। बाकी कुछ भी नहीं, ये फॉर्मूला है। अभी इसको डिटेल में मैं नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि इसका थ्योरी अगर कभी मुझे टाइम मिला तो मैं बिल्कुल पढ़ाऊंगा आपको, बट फिलहाल दिस इज नॉट अ गुड टाइम टू डिस्कस इसका थ्योरी। यस, फॉर्मूला आपके काम की चीज़ है तो फॉर्मूले को देखो। यस बेटा, चलो अब आपके पास जीटा की वैल्यू पुट करनी है, तो 1/2 इंटू 0.4 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 0.4 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद रखना, ये फॉर्मूला आता है कई बार, जीटा की वैल्यू दी जाती है एंड आपको पीक रेजोनेंस पूछा जाता है। यस, पीक रेजोनेंस बेटा आपको पूछा जाएगा। इफ यू सॉल्व इट, इसका आंसर कितना आ जाएगा, तो ये 1/0.8। यस, ये पूरी चीज़ आप सॉल्व कर लो बेटा, चलो आपकी काम की चीज़ है। 1 माइनस 0.4 का स्क्वायर, इसको मैं अभी कैल्सी पर सॉल्व कर ले रहा हूँ। यस, इसको अभी मैं कैल्सी पर सॉल्व कर ले रहा हूँ। तो इसका जो आंसर आएगा 1.36 आ जाएगा, राइट ना। तो ऑप्शन नंबर बी इज अ बिल्कुल करेक्ट वन। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला, इसको याद रखो बेटा। ओके फाइन, लेट्स सी दी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है। अब ये भी क्वेश्चन बच्चों वाला क्वेश्चन है, देखो क्या बोला है। इट इज पॉसिबल टू ऑब्टेन क्लोज लूप फ्रीक्वेंसी रिस्पांस ऑफ द कंट्रोल सिस्टम फ्रॉम द नेक्वेस्ट प्लॉट। कितना प्यारा सा क्वेश्चन पूछा है कि आपको पूछा गया है कि बताओ भाई नेक्वेस्ट प्लॉट से क्या हम क्लोज लूप फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं। तो आपको बोलना है बेटा बिल्कुल कर सकते हो। देखो हमें पता है सर जितने भी प्लॉट है, मतलब रूट लोकस रहे, नेक्वेस्ट प्लॉट रहे सर, बोडे प्लॉट रहे, या तो आपके पास पोलर प्लॉट रहे, ये सब सभी के सभी डील किससे करते हैं, तो आप बोलोगे सर ये सभी के सभी बेसिकली डील करते हैं OLTF से। मतलब इससे हमें क्या मिलेगा सर, OLTF मिलेगा, या फिर OLTF से हम इसको प्लॉट कर सकते हैं, या फिर अपोजिट में देखें तो हम इससे OLTF भी निकाल सकते हैं। अगर हम OLTF निकाल पा रहे, मतलब ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन निकाल पा रहे जिसका एक न्यूमरेटर होगा और जिसका एक डिनोमिनेटर होगा, यस जिसका एक न्यूमरेटर होगा और जिसका क्या रहेगा, एक डिनोमिनेटर रहेगा, तो अगर आपको क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन चाहिए, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन चाहिए, तो आप निकाल सकते हो। क्योंकि अगर आपके पास OLTF अगर देगा कोई भी प्लॉट, तो उसका हम क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन निकाल सकते हैं। कैसे, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर करके कर सकते हैं। या फिर या तो आप मुझे बताओ कि अगर आपको ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया जाएगा तो हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का यूज करके क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन बना सकते हैं कि नहीं बना सकते। आप बोलोगे सर बिल्कुल बना सकते हैं सर। यस, कुछ भी नहीं बात, तो हम बोलेंगे सर यस, हम सर ना क्लोज लूप फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर सकते हैं सर नाइक्विस्ट प्लॉट से। तो इसका जो बिल्कुल आंसर है एस रहेगा, बस आपको हाँ बोलना है। जिसको पता है आप बोल सकते हैं कि यस सर हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है कि इस क्वेश्चन में उन्होंने ये पूछा गया है आपको कि मिनिमम फेज ऑब्टेन्ड बाय द फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स इज कॉजल सिस्टम। एक कॉजल सिस्टम है आपके पास जिसका आपको फेज निकालना है, बेसिकली ये मिनिमम रहे कुछ भी रहे, बट बेसिकली फेज मतलब उन्होंने पूछा है कि फाई कितना है बेसिकली इसका, तो वो पूछा है। तो कैसे निकालोगे बेटा आप फेज, तो आपको पता है कि सर जो ट्रांसफर फंक्शन है बेसिकली, तो मैं आपको लिख के देता हूँ, जी ऑफ एस इज इक्वल टू एस प्लस 10 डिवाइडेड बाय एस प्लस 1 इन अनदर ब्रैकेट एस प्लस 2। अगर इसका आपको एंगल चाहिए, कौन चाहिए, एंगल चाहिए, फेज एंगल चाहिए,
तो जी ऑफ एस इज इक्वल टू एंगल चाहिए, तो उससे पहले मैं क्या करूँगा कि जी ऑफ जे ओमेगा लिख सकता हूँ, मैं इसको बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो क्या ना राइट सर, एंगल ऑफ किसका सर, इसका, तो जे ओमेगा प्लस टेन इनवर्स, सॉरी प्लस टेन, जे ऑफ ओमेगा प्लस वन इन अनदर ब्रैकेट जे ओमेगा प्लस टू। तो इस तरीके से हम एंगल लिख सकते हैं। सो कैन आई राइट सर टेन इनवर्स ऑफ, इसका एंगल कितना होगा, टेन इनवर्स ऑफ, यस टेन इनवर्स ऑफ, इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ। एंगल कितना बनेगा, तो आप बोलोगे सर ओमेगा अपॉन टेन डिवाइडेड बाय टेन इनवर्स ऑफ ओमेगा अपॉन वन प्लस, अभी देखो मल्टीप्लीकेशन ऑफ एंगल एडिशन हो जाएंगे बेटा, टेन इनवर्स ऑफ ओमेगा डिवाइड बाय टू। अब इस तरीके से आपको चीज़ें दी गई है, यस। अब इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि टेन इनवर्स ऑफ ओमेगा डिवाइड बाय टेन, अब ऊपर जाएंगे एंगल तो माइनस होंगे, टेन इनवर्स ऑफ ओमेगा माइनस वन लिखने की, डिवाइड बाय वन लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो टेन इनवर्स ऑफ ये भी ऊपर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा। सो यू कैन राइट लाइक दिस ओमेगा डिवाइडेड बाय टू। तो इससे अगर हम एंगल निकालेंगे, ये इससे जो भी एंगल मिलेगा, तो ये एंगल हमें दो फ्रीक्वेंसी के लिए निकालना है। तो आप क्या बोलोगे सर, अगर मुझे ये एंगल चाहिए कब, व्हेन ओमेगा इज इक्वल टू जीरो, तो आप क्या बोलोगे, सब जगह पर जीरो पुट कर दो। तो टेन इनवर्स ऑफ, देखो जीरो डिवाइड बाई टेन इज जीरो, माइनस टेन इनवर्स ऑफ ओमेगा मतलब जीरो पुट करना है, माइनस टेन इनवर्स ऑफ जीरो डिवाइड बाई टू मतलब जीरो ही लिखूंगा। तो टेन जीरो की वैल्यू जीरो जीरो ही होती है, तो इसका मतलब ये जीरो डिग्री होगा। और जब हम इस एंगल को निकालना चाहते हैं ओमेगा इज इक्वल टू इन्फानाइट पर, तो आप क्या बोलोगे सर, टेन इनवर्स ऑफ इन्फानाइट डिवाइड बाई टेन मतलब ये इन्फानाइट ही होगा, माइनस टेन इनवर्स ऑफ इन्फानाइट ही रहेगा ये, और माइनस टेन इनवर्स ऑफ टेन डिवाइड बाई, देखो इन्फानाइट डिवाइड बाई टू मतलब ये इन्फानाइट ही होगा। तो आप कितना बोलोगे सर, इन्फानाइट का एंगल मतलब 90 डिग्री, ये देखो टेन इनवर्स ऑफ ये 90 डिग्री, और ये कितना हो जाएगा बेटा, ये 90 डिग्री, राइट ना। तो एक 90 एक प्लस 90 इसको खा जाएगा, तो बचेगा कितना सर, माइनस 90 डिग्री। तो आपका जो आंसर होना चाहिए, देखो जब आप फ्रीक्वेंसी वैरी करोगे फ्रॉम जीरो टू इन्फानाइट, तो आपके पास बेसिकली जो एंगल मिलेगा, मिनिमम फेज एंगल जो मिलेगा, तो आपके पास कितना मिलेगा, माइनस 90 डिग्री। क्योंकि आप निगेटिव में जा रहे हो ना, तो इसलिए मिनिमम फेज एंगल आपको पूछा गया, तो माइनस 90 डिग्री इज द करेक्ट। यस, सिमिलर बेटा इसी तरीके से अगर आप एंगल निकालोगे, तो यहाँ पर अभी देखो मैं अगर रहूंगा तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करूंगा। इस क्वेश्चन में आपके पास मैक्सिमम फेज एंगल बेसिकली पूछा गया, तो आप कैसे निकालोगे, तो इसको तो मैं सीधा सीधा ऐसे भी कर सकता था। चलो अब मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि मैं कितना फास्ट इसको सॉल्व कर सकता था। मैं सीधा इसको ऐसे लिखूंगा कि ओमेगा अपॉन वन, यस, यस इज इक्वल टू सभी चीज़ है, मैं सीधा ऐसे लिख लूंगा बेटा। तो यहाँ पर कितना होगा, टेन इनवर्स ऑफ, चलो मैं यहाँ पर माइनस भी कर देता हूँ, इतने फास्ट भी तो हम कर, चलो आपको इतना नहीं समझ में आ जाएगा बेटा। यस, तो कितना करूँगा मैं, टू ओमेगा डिवाइड बाई वन, तो ये प्लस टेन इनवर्स ऑफ सपोज ओमेगा डिवाइड बाई थ्री, आप ऐसा कर सकते हो सीधा सीधा। इसको अगर हम देखें तो टेन इनवर्स ऑफ कितना करोगे, ओमेगा ऊपर जाकर ये एंगल माइनस हो जाएंगे, तो टेन इनवर्स ऑफ टू ओमेगा माइनस टेन इनवर्स ऑफ ओमेगा डिवाइड बाय थ्री हो जाएगा। तो ओमेगा की वैल्यू आपको फिर से जीरो से लेके इन्फानाइट पुट करनी, जब जीरो पुट करोगे बेसिकली, यस, यस ओमेगा इज इक्वल टू जीरो पुट करोगे, तो उस समय आपके पास जो एंगल बचेगा वो आपके पास जीरो डिग्री आ जाएगा। पूरा पुट कर लेना, क्योंकि टेन जीरो टेन जीरो टेन जीरो हो जाएगा, तो ये जीरो हो जाएगा। एंड वैसे अगर आप ओमेगा इज इक्वल टू इन्फानाइट पुट करोगे बेटा, तो उस समय अगर आप एंगल निकालोगे, तो जो एंगल बनेगा, तो देखो ये 90, ये प्लस 90, चलो मैं आपको समझा देता हूँ, ये माइनस 90 आ जाएगा और ये माइनस 90, तो फिर से आपके पास माइनस 90 ही आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर आपके पास ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहेगा। यस, समझ में आया, कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में दिए, तो मैं ना आंखों से देख के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता था। बट आपको लगेगा कि अगर मैं इतना सारा निबंध लिख के देता हूँ ना, इस वाले क्वेश्चन में दिया, आपको लगता है सर क्वेश्चन बहुत बड़ा है, सच में टाइम मिलेगा क्या। तो दिस इज जनरल प्रोसेस जो मुझे बतानी पड़ती है। बट वंस यू गेट द प्रो लेवल बच्चा, अब एक प्रो लेवल को जब आप ना पहुंच जाओगे, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी ये सब चीज़ें करने की। मतलब जिससे मैं सॉल्व करा उस तरीके से आप भी सॉल्व कर सकते हो, और बहुत सारे बच्चे शायद से वैसे ही सॉल्व करते होंगे। यस ना, यस। तो ये सब चीज़ें प्रो लेवल पर आ जाती है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन हो जाता है, बहुत सारे बच्चे मुझे हमेशा पूछते हैं, सर इसका आंसर ये, सर आपने बोला था डिश में तो ये दिया गया है। यस बेटा, तो मैंने आपको एक चीज़ बोली है कि जो मिनिमम ट्रांसफर फंक्शन है, इसका बेसिकल आपको डेफिनेशन पूछा गया है। तो इसको मैं ना, इस क्वेश्चन लेफ्ट वाले क्वेश्चन को हम बाद में पढ़ेंगे, उससे पहले हम राइट वाले क्वेश्चन को देखेंगे कि मिनिमम फेज सिस्टम में आपके पास मैंने बोला था कि सभी पोल्स एंड जीरोस लेफ्ट हैंड साइड में ही होते हैं। मिनिमम फेज सिस्टम के लिए मैंने बोला था, आपको याद आया होगा तो।
यस। अब ये चीज़ जो है ना मेरे नोट्स में मिल जाएंगी, या फिर मैंने शायद से लाइव लिया था ये सेशन, ये यूट्यूब पर नहीं मिलेगा आपको। ये सेम सेशन मैंने बच्चा लाइव लिया हुआ है। तो मिनिमम फेज सिस्टम के लिए मैं बता रहा हूँ, बाकी नॉन मिनिमम ऑल फेज सिस्टम के लिए जब टाइम मिलेगा या फिर जैसे क्वेश्चन आएंगे वैसे मैं आपको बताऊंगा। सपोज इसके पोल लाइन जीरो इस साइड में है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इससे जो फेज मिलेगा बेसिकली, तो इसे हम बोलते हैं मिनिमम फेज। यस ना, इसको हम बोलते हैं बेटा मिनिमम फेज ट्रांसफर सिस्टम बोलते हैं। तो जिसमें आपके पास ऑल पोल्स एंड जीरोस लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दी, यस, कहाँ पर होने चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड में होनी चाहिए मिनिमम फेज में। यस बेटा, क्या मैं बोल रहा हूँ, यस मिनिमम फेज, अरे अरे अरे, क्या मैं बोल रहा हूँ, यस मिनिमम फेज, यस करेक्ट करेक्ट, ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए। तो मुझे बताओ, तो मुझे बताओ, यहाँ पर ऑल पोल्स एंड जीरोस आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए, इसका मतलब राइट हैंड साइड में कुछ जाना चाहिए क्या, कुछ नहीं जाना चाहिए। यस, राइट हैंड साइड में कुछ नहीं जाना चाहिए, सभी के सभी चीजें लेफ्ट हैंड साइड में, मतलब एक स्टेबल सिस्टम होनी चाहिए। तो इस हिसाब से आप इसका आंसर क्या दोगे, नो पोल एंड जीरोस ऑन द राइट साइड ऑफ द एस प्लेन और ऑन द जे ओमेगा एक्सिस एक्सिस पर भी नहीं होने चाहिए। तो ये इसका बिल्कुल सही ऑप्शन रहेगा। सभी के सभी लेफ्ट हैंड साइड में होने चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड में होनी चाहिए सभी के सभी चीजें, तब जाकर हम इसको मिनिमम फेज सिस्टम बोलते हैं, जब जाकर हम मिनिमम फेज सिस्टम बोलते हैं। राइट हैंड साइड में सपोज कुछ भी चीजें चले गई, आपके पास पोल चला जाए या फिर जीरो चला जाए, तो वो नॉन मिनिमम फेज सिस्टम बन जाती है। यस, और जिसमें आपके पास इस तरीके की सपोज रिप्लिका हो जाती है, यहाँ पर जीरो आ गया, इधर पोल आ गया, या फिर इधर पोल आ गया, इधर जीरो आ गया, इसको हम ऑल फेज सिस्टम बोलते हैं। ये मैंने आपको बताया हुआ है, चलो यहाँ पर बता भी देता हूँ। इसको हम बोलते हैं बेटा ऑल फेज सिस्टम, पढ़ा चुका हूँ मैं थ्योरी सेशन में। ऑल फेज सिस्टम हम इसको बोलते हैं, या फिर इसी को हम ऑल पास फिल्टर भी बोलते हैं। यस, और जिसमें सपोज पोल जीरो सपोज इस साइड में आ चुके हैं, तो नॉर्मली इसको हम बोलते हैं नॉन मिनिमम फेज सिस्टम, हम बोलते हैं नॉन मिनिमम फेज सिस्टम। यस, तो इसका जो फेज होता है फाइव वन, इसका जो फेज होता है फाइव टू, और इसका जो फेज हो सपोज फाइव थ्री है। तो मैंने आपको एक चीज कंसेप्ट मतलब कंसेप्चुअली बोली थी कि नॉन मिनिमम फेज सिस्टम का अगर मैं फेज निकालूं, दैट इज फेज थ्री, तो आपके पास एडिशन होता है मिनिमम फेज सिस्टम प्लस ऑल फेज सिस्टम का। तो ये भी रिलेशन हम मैं आपको पढ़ा चुका। तो इस हिसाब से इसका क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा कि भाई मिनिमम फेज सिस्टम में सभी के सभी पोल्स एंड जीरोस राइट हैंड साइड में नहीं जाते, लेफ्ट हैंड साइड में ही होते हैं। तो इसका आंसर तो ऑप्शन डी है। बट सेम क्वेश्चन देखो, जब इसरो ने पूछा गया तो इस क्वेश्चन में गलती क्या की, या फिर शायद से इसमें प्रिंट मिस्टेक रहा होगा। तो उन्होंने बोला कि व्हाट इज द मिनिमम फेज सिस्टम, तो उन्होंने बोला है द सिस्टम विद नो जीरोस ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द एस प्लेन। तो बिल्कुल ये बिल्कुल सही है, जीरोस आपके पास राइट हैंड साइड में नहीं जाने चाहिए। दूसरा अगर हम देखें द सिस्टम विद नो जीरोस ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, ये नहीं भाई, लेफ्ट हैंड साइड में होनी चाहिए, ये गलत है। द सिस्टम विद नो पोल्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द एस प्लेन, तो ये भी रॉन्ग है, ये भी नहीं रहेगा। लेफ्ट हैंड साइड में होने चाहिए, पोल एंड जीरो लेफ्ट हैंड साइड में होने चाहिए, तभी जाकर हम इसको मिनिमम बोलेंगे। तो इस हिसाब से तो उन्होंने बोला कि राइट हैंड में की बात की, नो मतलब ये बेसिकली नो वर्ड लगाने से लेफ्ट की जगह पर हम राइट लगा सकते हैं। यस, तो ये नो बोला है। अब यहाँ पर क्या बोला, सिस्टम विद नो पोल ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द यस प्लेन, तो ये भी बात सही है ना कि राइट हैंड साइड में कोई पोल नहीं जाना चाहिए, तो ये भी मिनिमम फेज सिस्टम है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन का जो आंसर है ना बेटा, इसका आंसर ये एंड डी होना चाहिए। आंसर जो करेक्ट आंसर ए एंड डी होना चाहिए, बट जो बुक में क्वेश्चन इस क्वेश्चन का जो आंसर दिया है वो ऑप्शन ए दिया है। और बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज करने लगते हैं, चल आपने ये बोला था, चल अलाब सर ये इसका आंसर आला है। बेटा आपका जो आंसर आला है ना, उसमें थोड़ा बहुत गलतियां हैं उस बुक में, तो इस हिसाब से इसका आंसर ए एंड डी बिल्कुल सही है। शायद से प्रिंट मिस्टेक रहा होगा या फिर जो भी चीज़ है, बट इसका आंसर ए एंड डी बिल्कुल सही है। यस, इसमें कोई बहस नहीं आएगी मेरे लिए। ओके ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोला गया है कि ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन आपके पास दिया गया है, जिसमें उन्होंने बोला कि ये सिस्टम स्टेबल है, कैसी है, क्या है, कैसी है। तो अगर हम देखेंगे बेटा, तो इस सिस्टम में मिनिमम फेज सिस्टम ऐसी चीज़ की गई, तो अगर मैं इसका प्लॉट अगर निकाल लूँ, तो आप सभी बच्चे बोलेंगे कि सर रूट्स ऑफ द न्यूमरेटर इज नथिंग बट द जीरोस एंड रूट्स ऑफ द डिनोमिनेटर इज नथिंग बट पोल्स। तो अगर हम यहाँ से देखें, सर जो जीरोस आएंगे बेसिकली वो कहाँ कहाँ पर है, तो आप बोलोगे सर जो पहला जीरो बनेगा सर प्लस वन पर बनेगा, प्लस वन पर पहला जीरो बनेगा। तो यहाँ पर सर प्लस वन पर एक जीरो है। आंसर है जो पोल्स बनेंगे बेसिकली कहाँ कहाँ पर पोल्स बनेंगे, तो सर पी इज इक्वल टू माइनस टू एंड माइनस थ्री पर हमारे पास पोल है। तो पोल कहाँ पर है, माइनस टू एंड सपोज ये माइनस थ्री पर पोल है। तो इसको हम थोड़ा सिमेट्रिसिटी भी देखेंगे, थोड़ा सा जो मतलब ज्योमेट्री को भी ध्यान में रखते हो, क्योंकि अगर ये माइनस टू इतना मतलब प्लस वन इतना रखा है, तो माइनस टू कहीं ना कहीं यहाँ पर होगा,
और -3 कहीं ना कहीं यहाँ पर होगा। इस बात का भी थोड़ा हमें ध्यान रखना पड़ता है कभी कभार बार। तो इसका मतलब सिस्टम में देखो सभी के सभी पोल लेफ्ट हैंड साइड में है। पोल अगर लेफ्ट हैंड साइड में है, ऑल पोल अगर लेफ्ट हैंड साइड में, तो सिस्टम 100% स्टेबल होगी। यस, पोल्स कहाँ पर है? लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि स्टेबिलिटी ऑलवेज डील्स विद द पोल। तो लेफ्ट हैंड साइड में मतलब ये 100% सिस्टम स्टेबल है, राइट। और ये एक जीरोज आपके पास राइट हैंड साइड में चले जाने की वजह से ये आपके पास नॉन मिनिमम फेज सिस्टम हो जाएगी। तो मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? सर ये सिस्टम स्टेबल है बट नॉन मिनिमम फेज सिस्टम है। सर मिनिमम फेज सिस्टम नहीं है, क्योंकि राइट हैंड साइड में एक जीरो चला गया। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज अ बिल्कुल करेक्ट वन। यस, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देख लेते हैं। अब इस क्वेश्चन को भी हम बहुत प्यार से देखेंगे। क्या बोला गया है कि गेन मार्जिन ऑफ द सिस्टम इज 0 dB। सिस्टम का गेन मार्जिन कितना दिया गया? गया गया बेटा 0 dB। देन सिस्टम कैसी है? तो मैंने अभी अभी आपको बोला था कि गेन मार्जिन एंड अगर फेज मार्जिन दोनों के दोनों अगर पॉजिटिव है तो सिस्टम स्टेबल होती है। एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। एंड गेन मार्जिन एंड फेज मार्जिन अगर दोनों के दोनों अगर जीरो है तो सिस्टम मार्जिनली स्टेबल होती है, मार्जिनली स्टेबल होती है। एंड अगर गेन मार्जिन एंड फेज मार्जिन अगर हमारे पास निगेटिव है बच्चा, तो सिस्टम हमारी अनस्टेबल होती है। कैसी होती है? अनस्टेबल होती है। तो इस हिसाब से गेन मार्जिन देखो 0 dB बोला है, मतलब ये सिस्टम मार्जिनली स्टेबल है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, एडिशनल एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन। लेट्स सी कि नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या। द सिस्टम इज मोर स्टेबल इफ ऑफ द स्टेबल इफ द सिस्टम इज, ज्यादा से ज्यादा स्टेबल आपके पास सिस्टम कब रहेगी? एक तो बात है सिस्टम स्टेबल है मतलब गेन मार्जिन एंड फेज मार्जिन आपके पास पॉजिटिव होनी चाहिए। तो अगर सिस्टम ज्यादा से ज्यादा स्टेबल करनी है तो उनके पास जो बैलेंस बचना चाहिए मार्जिन का वो सबसे ज्यादा 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 होना चाहिए। मतलब मैंने आपको बोला है कि सपोज एक का गेन मार्जिन, सपोज एक सिस्टम है जिसका गेन मार्जिन सपोज 20 dB है, और आपके पास जो दूसरी सपोज एक सिस्टम है जिसका गेन मार्जिन आपके पास 40 dB है। तो आप क्या बोलोगे? सर जहां पर ज्यादा बैलेंस मतलब जहां पर ज्यादा नंबर बेसिकली वो सिस्टम ज्यादा स्टेबल रहेंगी। तो हम क्या बोलेंगे सर स्टेबिलिटी के हिसाब से? सर सेकेंड वाली सिस्टम ज्यादा स्टेबल रहेगी सर पहले वाले सिस्टम से। यस, यस। तो ये चीज मैंने आपको बताई थी। और वैसे ही चीज अगर सपोज मैं फेज मार्जिन की बात करूंगा तो फेज मार्जिन सपोज पहले का फेज मार्जिन सपोज 10 डिग्री का है एंड दूसरे का सपोज फेज मार्जिन आपके पास सपोज 20 डिग्री का है फॉर एग्जांपल। तो आप क्या बोलोगे? सर यहाँ पर भी स्टेबिलिटी के हिसाब से अगर मैं बात करूँ, सो दूसरी का फेज मार्जिन अगर बड़ा है तो पहले के अगर फेज मार्जिन से, तो अगर मैं स्टेबिलिटी के हिसाब से बात करूँ तो यहाँ पर मैं ये बोल सकता हूँ कि सिस्टम नंबर 2 इज मोर स्टेबल देन सिस्टम नंबर 1। किसकी बात कर रहे हैं हम? सर स्टेबिलिटी की। ओके, स्टेबिलिटी की। वैसे यहाँ पर भी बात करोगे सर सिस्टम नंबर 2 इज मोर स्टेबल देन सिस्टम नंबर 1। मतलब जितना ज़्यादा गेन मार्जिन जितना ज़्यादा फेज मार्जिन सिस्टम उतनी स्टेबल। तो यहाँ पर भी आपके पास ये स्टेबिलिटी की ही बात की है। मतलब अगर मुझे मोर स्टेबिलिटी चाहिए तो लार्ज गेन मार्जिन होना चाहिए एंड फेज मार्जिन भी हमें लार्ज ही होना चाहिए। तो इसका आंसर जो रहेगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा। बात समझे? यस। अब ये क्वेश्चन मैंने शायद से अभी थोड़ी देर बाद मैंने पेंडिंग में रखा था कि यहाँ पर बोला क्या गया है, उससे पहले मैं आपको समझा दूंगा कि एक ट्रांसफर फंक्शन है। तो स्टेडी स्टेट रिस्पांस आपके पास दिया गया है, कुछ भी है रिस्पांस मतलब बेसिकली आपको आउटपुट पूछा है, एक आउटपुट पूछा है जिसके लिए सपोज ट्रांसफर फंक्शन क्या है 1/s+4 है, ये वाला ट्रांसफर फंक्शन है जिसको एक इनपुट दिया गया है और वो इनपुट है इनपुट हम आर ऑफ टी से रिप्रेजेंट करते हैं ना बच्चा, आर ऑफ टी से। तो यह अपना साइन ऑफ 2t बोल सकते हो और इसका आपको बेसिकली उन्होंने आउटपुट पूछा है कि सी ऑफ टी क्या रहेगा, सी ऑफ टी बेसिकली क्या रहेगा। तो अगर आप इसको सॉल्व करने के देखो दूसरे भी तरीके हैं, आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लो, ये सब चीजें पार्शियल फ्रैक्शन करो, ये सब चीजें करके इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले सकते हो। दैट इज अ वेरी लेंदी प्रोसेस बट इसको शॉर्टकट में मैं बताता हूँ कि आपको पता नहीं कि साइनोसॉइडल जब हम स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स निकालते हैं तो उस समय में आपका जो इनपुट है वही आपका आउटपुट बन जाता है, बट सम मैग्नीट्यूड में उसको मिल जाता है। किसके लिए सर? जो भी आपके पास सिस्टम है उसके लिए। और जो भी सिस्टम है उसमें सर कुछ ना कुछ फेज एंगल ऐड या तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो बेसिकली ये हमें आउटपुट मिलता है। अब जो मैग्नीट्यूड मिलता है वो क्या मिलेगा? तो मैंने बोला था कि अगर आपको मैग्नीट्यूड चाहिए तो आपको कुछ नहीं करना, जो भी ट्रांसफर फंक्शन है ना इसका मैग्नीट्यूड निकालना होता है। तो 1/s
प्लस J4, राइट। अब अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो क्या ना इसे J⍵+1, तो इसका मैग्नीट्यूड मतलब, चलो मैं इसको अभी भी फिलहाल ऐसे ही लिखता हूँ। तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, तो इसका मैग्नीट्यूड कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो 1/√ऑफ ओमेगा का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी, तो देखो ये इज नथिंग बट ओमेगा टी ना, साइन ओमेगा टी, मतलब ओमेगा इज इक्वल टू कितना है, 2 है। तो ओमेगा की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो तो कितना हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 1, तो क्या ना इसे 1/√5। यस, अभी इतना तो मैं शॉर्टकट कर ही सकता हूँ। और अगर आपको एंगल चाहिए बेटा, तो एंगल कैसे निकालोगे सर, tan इनवर्स, देखो न्यूमरेटर का एंगल 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, tan इनवर्स। देखो ये ओमेगा है तो ओमेगा डिवाइड बाय 1, तो आप क्या बोलोगे सर, माइनस tan इनवर्स ऑफ ओमेगा। तो अगर आप यहाँ पर सभी चीज़ें पुट कर लोगे, तो लेट मी कैलकुलेट दो, बेसिकली tan इनवर्स ऑफ 2 माइनस tan इनवर्स ऑफ 2, तो tan इनवर्स ऑफ 2 तो मेरे हिसाब से 26 आ जाएगा। अरे कितना हो रहा है भाई, क्या हो क्या रहा है, माइनस tan इनवर्स ऑफ 63 प्लस, अगर मैं इसका मैं 90 करा दूँ तो 26। यस, तो ये माइनस में है, तो माइनस में मतलब अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये एंगल हो जाएगा -26.5 डिग्री। मैं इसको ले सकता हूँ माइनस में ना, इसलिए। यस, आपका आंसर 63 आ रहा होगा बट उसको 90 से अगर माइनस कर दोगे बेटा 26 हो जाएगा। यस ठीक है, तो 26 हो जाएगा। तो इस हिसाब से आपका जो आंसर रहेगा, इसका आंसर सॉल्व करोगे तो 0 इस हिसाब से मुझे दिख रहा है 3.16 ही आना चाहिए। तो अगर आप देखोगे तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही, ईसी में आया हुआ क्वेश्चन, और शायद से गेट में भी कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। यस ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और यहाँ पर क्या बोला गया, व्हाट विल बी द फेज मार्जिन ऑफ द सिस्टम ऑफ द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। फेज मार्जिन पूछी गई, तो कैसे निकालोगे फेज मार्जिन। यस, तो फेज मार्जिन आपको पता है कि द फेज एट विच द गेन इज क्रॉसिंग टू द यूनिटी, राइट ना। अब इसको हम निकालेंगे, बेसिकली फेज मार्जिन आपको पूछ बोली गई। तो सबसे पहले मुझे बताना कि भाई ट्रांसफर फंक्शन है क्या। यस, ट्रांसफर फंक्शन आपके पास बेसिकली है क्या, ये मुझे बताओ, बोलो बोलो। तो ट्रांसफर फंक्शन आपके पास ये देखो, g(s) इंटू h(s), यस, g(s) इंटू h(s), ओके, इज इक्वल टू 1 माइनस s अपॉन 1 प्लस s इंटू 2 प्लस यस, ये वाला आपके पास ट्रांसफर फंक्शन है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले पुट करोगे, थोड़ा सा मैं इसको स्लोली पढ़ाऊंगा, s इज इक्वल टू जे ओमेगा। यस, तो पुट करेंगे तो बेटा ये थोड़ा जी ऑफ एच इंटू जे ओमेगा इज इक्वल टू, क्या ना राइट, 1 माइनस जे ओमेगा, यस, डिवाइडेड बाय, यस, 1 प्लस जे ओमेगा, यस, एंड यहाँ पर 2 प्लस जे ओमेगा। ऐसी चीज़ आपको मिल चुकी है। अब आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि आपको क्या पूछा है। तो आपको फेज मार्जिन पूछे, मतलब एक एंगल पूछा है जिसका आंसर कितना है सर, 180 प्लस ऑफ 5। और ये आपको 5 कौन से इस पर चाहिए, तो जहाँ पर आपके पास गेन मार्जिन का आपको फ्रीक्वेंसी पता चले। अब बात समझो, फेज मार्जिन के लिए आपको गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, बेसिकली गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी पता होनी चाहिए। तो गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, गेन कब क्रॉस होता है, तो 1 के लिए क्रॉस होता है। तो क्या ना इसे सर जी ऑफ एच ऑफ जे ओमेगा, सर इसका गेन बेसिकली 1 होना चाहिए। उस फ्रीक्वेंसी के लिए हमें सर एंगल निकालना है, तो हम वही करेंगे। तो इसका गेन निकालेंगे बेटा, तो इसका गेन कैसे निकलेगा, तो ये 1 प्लस ओमेगा का स्क्वायर बराबर ना, ये देखो इसका हम गेन निकाल रहे, मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं ना, तो इसका भी मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, तो 1 प्लस ओमेगा का स्क्वायर। यस, और इसमें मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 2 का स्क्वायर मतलब 4, 4 प्लस ओमेगा का स्क्वायर ये आ जाएगा। तो ये देखो आपने ये मैग्नीट्यूड निकाला, तो इसमें अगर आप देखोगे तो ये देखो ये कट जाएगा, तो इसको आपको 1 के बराबर पुट करना है। यस बेटा, 1 के बराबर पुट करना है। तो क्या ना इसे सर 1 अपॉन √4 प्लस ओमेगा का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो आप क्या बोल सकते हो कि सर ओमेगा स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू, देखो अंडर रूट उधर चला जाएगा तो 1, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर -3। गेटिंग,
अरे बोलो बोलो भाई साहब। यस, तो ये -3 हो जाएगा। तो इसका मतलब ओमेगा इज इक्वल टू, जस्ट अ मिनट, लेट मी पिक अप द कॉल, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, एक्चुअली कॉल आ गया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपके पास ये नंबर कैसे बन चुका है। तो ये अंडर रूट ऑफ, या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि इमेजनरी, क्योंकि ये माइनस है तो माइनस में आपके पास क्या आ जाएगा, +-J3। तो फ्रीक्वेंसी आपके पास इमेजनरी बन चुकी है। तो इस क्वेश्चन से आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी कि अगर आपके पास गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी इमेजनरी है, गेन क्रॉस ही नहीं कर रहा, गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी आपके पास इमेजिनरी है, बात को समझो, इमेजिनरी। ओके बेटा, अगर गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी इमेजिनरी रहेगी तो वहां पर आप बेसिकली फेज मार्जिन कैसे निकाल पाओगे। गेन क्रॉस ही नहीं करा, इमेजिनरी पार्ट पर गेन सपोज क्रॉस करा है, तो वहां पर बेटा आपके पास जो फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, सॉरी फेज मार्जिन जो होती है, बात को ध्यान से सुनना, ये कंसेप्चुअली आपको याद रखना है कि जब इमेजिनरी गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी रहेगी तो फेज मार्जिन आपके पास इनफाइनाइट बन जाती है, इन्फिनिटी बन जाएगी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, फेज मार्जिन आपके पास इन्फिनिटी बनेगा। ये क्वेश्चन मैं आपको ना 2-3 स्टार लगा के दे सकता हूँ, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यस बेटा, तो अगर कोई देख रहा होगा तो सेशन देखो 8:47 हुए हैं, तो शायद से आज ये सेशन आपको नहीं मिलेगा क्योंकि अपलोडिंग के लिए टाइम लगता है। तो ठीक है, ये शायद से कल मिल जाएगा, बट अगर आज मुझे टाइम मिला तो मैं आपका एक लाइव सेशन बिल्कुल लूंगा जिसमें नेटवर्क थ्योरी के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ओके, तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या बोला गया। और यहाँ पर ना अभी मैं कुछ चीज़ें ना जितनी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ उस हिसाब से मैं आपको आंसर दूंगा। क्या बोला गया है कि देखो बेटा, पोलर प्लॉट आपके पास जिसका ट्रांसफर फंक्शन जो है पास कर रहा है कहाँ पर, थ्रू पॉइंट -1 एंड 1, -1, 1 पर ये पास कर रहे थे, तो उसकी गेन मार्जिन क्या रहेगी। तो ये क्वेश्चन मैं देख के बता सकता हूँ कि इसका आंसर जो आपके पास रहेगा, गेन मार्जिन वो 0 रहेगा। यस, बट फिर भी भाई आपको नहीं समझ में आ रहा तो फिर मैं आपको बता दूं, क्योंकि नहीं समझ में आ रहा है इसका मतलब आपने सेशन को नहीं देखे रहेंगे, जो चीज़ें मैंने दी है ना थ्योरी, तो उसको नहीं देखा रहेगा, इसलिए आपको शायद से इसका आंसर नहीं आएगा। बट जिन्होंने मेरे सेशन देखे रहेंगे उनको समझ में आ जाएगा। यस बेटा, यस। तो इसका अगर सपोज मैं एक नॉर्मल बोर्डे प्लॉट निकालूं तो इस तरीके से यहाँ पर पॉइंट क्या होता है, तो ये यूनिट सर्कल है ना, तो ये -1 में आ जाएगा, कॉमा इमेजिनरी एक्सिस देखो, रियल एक्सिस -1, इमेजिनरी एक्सिस इज 0। अगर इस पॉइंट से हमारे पास ये पोलर प्लॉट सपोज पास होगा, तो ये वाला यहाँ पर आपके पास अगर आप देखोगे तो आपकी गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी होती है। और इस समय हम क्या बोलते हैं, सिस्टम कैसी होती है सर, मार्जिनली स्टेबल होती है। एंड फॉर द मार्जिनली स्टेबल सिस्टम, और या फिर मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पर ना ही हमारे पास सर कोई गेन का बैलेंस बचा है, मतलब गेन की मार्जिन बची है, ना ही फेस की मार्जिन बची है सर। हम यहाँ पर बोल सकते हो कि सर इस वाले सिस्टम में, सर इस मार्जिनल स्टेबल सिस्टम में गेन मार्जिन भी हमारे पास 0 होती है एंड फेज मार्जिन भी हमारे पास 0 होती है, क्योंकि सर हमारे पास कोई बैलेंस ही नहीं बचा कि हम इतनी मार्जिन बढ़ा सकते हैं गेन की या तो फेज की। यस, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा बेटा वो रहेगा आपके पास 0। बहुत प्यार से समझाने की कोशिश की, यूनिट सर्कल है और ये चीज़ मैं आपको ना पढ़ा चुका हूँ, यूट्यूब पर मैं ये चीज़ पढ़ा चुका हूँ बेटा, जिसको समझ में आ रही होंगी चीज़ें वो बोल सकता है। ऐसा हमने एक चीज़, ऐसे मैंने ग्राफ ऐसे भी निकाले थे, अगर आपको पता रहेगा तो ये स्टेबल सिस्टम के लिए होता है। यस, और एक ग्राफ मैंने और एक ऐसा भी निकाला था कि अनस्टेबल सिस्टम के लिए ये ग्राफ मैंने निकाला, तो लेट मी टेक द डिफरेंट कलर बेसिकली। यस, तो एक अनस्टेबल सिस्टम के लिए ये, तो ये स्टेबल था। चलो मैं अभी यहाँ पर भी आपको कवर अप करा देता हूँ, ये स्टेबल चीज़ थी। यस, ये आपके पास अनस्टेबल थी, अनस्टेबल थी। तो इसमें इसमें आपके पास जो गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी है, सॉरी फेस क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी सर यहाँ पर होती है, गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी यहाँ पर है सर, गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। तो आप स्टेबल सिस्टम के लिए देख सकते हो कि अगर हम 0 से लेके इन्फानाइट तक पहुँच रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी वैरी करे ना, तो इसका मतलब गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी जब सर हमारी छोटू रहेगी, फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, तो सिस्टम कैसे रहेगी, स्टेबल। इसके जस्ट अपोजिट अगर आप देखोगे तो यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर फेस क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, और इसके करस्पॉन्डिंग अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी है। इसका मतलब अनस्टेबल के लिए आपने क्या बोला था सर, अनस्टेबल के लिए फेस क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी होती है। यस, और आपको ये चीज़ मैं कई बार बोल चुका हूँ कि जब दोनों पॉजिटिव रहेंगे तो सिस्टम स्टेबल, मतलब गेन मार्जिन फेज मार्जिन अगर दोनों पॉजिटिव रहेंगे तो सिस्टम स्टेबल होती है। इसको मैं प्रूव करा चुका। फेज मार्जिन एंड गेन मार्जिन हमारे पास यहाँ पर पॉजिटिव होती है। मार्जिनली सिस्टम के लिए 0 0,
एंड स्टेबल सिस्टम के लिए गेन मार्जिन एंड फेज मार्जिन दोनों के दोनों निगेटिव होती है। यस बेटा, अब और क्या ही मैं बता दूँ, तो ये सब चीज़ें मैं पढ़ा चुका हूँ, बट फिर भी यहाँ पर आपको रिवाइज करा दी है मैंने चीज़ें। यस, अब हम देखेंगे यहाँ पर फिर से एक चीज़, और मैं चीज़ आपको बेटा पढ़ा चुका हूँ कि फेज मार्जिन हम रिलेटिव स्टेबिलिटी के लिए चेक करते हैं, तो जिसकी ज़्यादा फेज मार्जिन वो ज़्यादा रिलेटिवली स्टेबल रहेगा। क्वेश्चन का आंसर ये रहेगा, क्योंकि मुझे जल्दी क्वेश्चन सेशन को एंड अप करना, वाइंड अप करना है। यस, अब ध्यान ध्यान से देखना कि स्टेबल सिस्टम के लिए आपके पास फेज मार्जिन क्या रहेगी, तो मैंने बोला है क्या, फेज मार्जिन एज वेल एज गेन मार्जिन दोनों के दोनों आपके पास पॉजिटिव ही रहेंगे। अभी अभी हमने देखा, तो इसका जो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल करेक्ट वन। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा है। अब आपके पास क्या चीजें दी गई है कि यहाँ पर बोला है कि फ्रीक्वेंसी एट वी इज द नाइक्वेस्ट प्लॉट, या फिर आप पोलर प्लॉट बोल दो, नाइक्वेस्ट बोलो या फिर पोलर प्लॉट बोल दो, जो आपके पास क्रॉस करा है किसको, निगेटिव रियल एक्सिस। निगेटिव रियल एक्सिस पर जब हम क्रॉस कर लेते हैं, अभी अभी अगर मैं बताने की कोशिश करूँ, निगेटिव रियल एक्सिस मतलब ये फेस एक्सिस की बात करता है बच्चा। ये फेस एक्सिस है, ये वाला, ये जो है ना, ये फेज एक्सिस है। निगेटिव रियल एक्सिस मतलब फेस, जिसको हम 180 डिग्री भी बोलते हैं निगेटिव में। तो इस फेज एक्सिस को जब हम क्रॉस करते हैं तो हम कौन सी फ्रीक्वेंसी मिलती है, फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी सर, फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। तो हम जब निगेटिव रियल एक्सिस मतलब इसको जब हम क्रॉस करते हैं, तो 180 को क्रॉस करते हैं, तो मतलब फेज को क्रॉस करते हैं, तो उसके करस्पॉन्डिंग हमें फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी मिलती है, चाहे नाइक्विस्ट की बोले चाहे पोलर की बोले, राइट ना बेटा। तो इसका मतलब आप क्या बोलना चाहते हो सर, तो इसका मतलब मैं बेटा ये बोलना चाहता हूँ कि दैट इज नथिंग बेटा फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। यस, आशा एकदम। चलो यहाँ पर ही प्लॉट करके देता हूँ, कभी अगर आप देखोगे इस पीडीएफ को तो आपको याद रह जाएगा। तो आपके लिए मैं नोट्स भी अच्छे से देने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि देखो बेटा आंसर देना मतलब मैं इसके लिए नहीं बैठा हूँ, तो मैं आपको समझाने के लिए बैठा हूँ, तो आपको समझ में आना आना चाहिए कि जब भी हम इस एक्सिस पर, निगेटिव एक्सिस पर क्रॉस करते हैं, तो इसका मतलब ये वैसे तो पोलर प्लॉट है, बट इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, तो इसको हम बोलते हैं फेस क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, राइट। तो ये निगेटिव रियल एक्सिस है। यस, 180 डिग्री। यस बच्चा, निगेटिव में रियल एक्सिस, तो यहाँ पर फेस क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, तो ऑप्शन नंबर बी इज अ बिल्कुल करेक्ट। देखो एक भी क्वेश्चन रटने जैसा नहीं, एक भी क्वेश्चन रटने जैसा नहीं। और शायद से बेटा इसका मैंने कंसेप्ट आपको पढ़ाया था कि एक मिनिमम फेज सिस्टम जिसका अगर एंगल आपके पास 120 से 170 डिग्री होता है, यस 170 डिग्री होता है, तो इसको मैं पढ़ा चुका हूँ शायद से। तो एक आपके पास सिस्टम है, एक आपके पास सिस्टम, इसको मैंने बोर्डे प्लॉट में पढ़ाया था कि जब हमारे पास सिस्टम मिनिमम फेज सिस्टम है जिसमें कोई भी जीरोज नहीं है, बस फेज एंगल आपके पास 170 डिग्री का रहेगा, मतलब जब 90 डिग्री का होता था तब हमारे पास सिस्टम स्टेबल थी। ये चीज़ मैं आपको प्रूव कर चुका हूँ इन थेरी सेशन, तो यहाँ पर मैं उसको प्रूव नहीं कराते बैठूंगा। जब आपके पास बेटा 0 डिग्री का एंगल था तो तब हमारे पास सिस्टम मार्जिनली स्टेबल बनी थी। यस, ये मैं ना बोर्डे प्लॉट में बेटा पढ़ा चुका हूँ, अगर किसी को याद होगा तो आप बोल सकते हो बिल्कुल। और जब हमारे पास 270 डिग्री का एंगल होता है, और इसको मैंने प्रूव करके और पूरे नोट पॉइंट आपको देख के दिया, तो तब सिस्टम हमारे पास बेटा अनस्टेबल होती है। यस, तो ये वही क्वेश्चन है जो मैंने आपको एक कंसेप्ट में पढ़ाया था। तो आपके पास गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी आपके पास अनस्टेबल हो जाएगी अगर आपके पास 170 डिग्री पर रहोगे, क्योंकि आप ना बेसिकली इसको क्रॉस ही नहीं कर पाओगे, तो इसका जो आंसर होगा अनस्टेबल होगा। यस, तो इस क्वेश्चन को मैंने यूट्यूब पर पढ़ाया हुआ है, बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है, तो इसीलिए मैं बस वहाँ का ही कुछ कंसेप्ट यहाँ पर लेके आ रहा हूँ, इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहा हूँ। अगर यही क्वेश्चन बेटा ना मैं बिना अगर उस यूट्यूब के वाले सेशन के अगर आपको सॉल्व कर देता ना, तो आपको लगेगा सर आप रट के आए हो, बट इसको मैं ना कंसेप्चुअली पूरा प्रूव कर के दिया हूँ यूट्यूब के सेशन में, इसलिए मैं यहाँ पर इसका आंसर दे पा रहा हूँ। तो इसका आंसर रहेगा -270 डिग्री के लिए सिस्टम अनस्टेबल होती है। देख लेना, ये चीज़ मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, जो रहेंगे यूट्यूब से देखे रहेंगे उनको पता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, द फ्रीक्वेंसी एट विच द मैग्नीट्यूड प्लॉट ऑफ द बोर्डे प्लॉट क्रॉसेस द 0 dB लाइन, जब 0 dB लाइन पर हम क्रॉस कर लेते हैं मैग्नीट्यूड को, 0 dB लाइन पर हम अगर हम क्रॉस करेंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, तो गेन का 0 dB लाइन ना, तो गेन को क्रॉस कर रहे हैं मतलब क्या रहेगा वहां पर, गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी रहेगी बच्चा। प्यारा सा क्वेश्चन, इसको मैं पढ़ा भी चुका हूँ। यस, जब हम सपोज हमारा बोर्डे प्लॉट कुछ इस तरीके से, चलो चलो आपको समझा ही देते हैं, आई नो बच्चे बहुत नादान हैं। लॉग टू द बेस 10 वाला स्केल यहाँ पर है सपोज ओमेगा, और आपका बोर्डे प्लॉट कुछ इस तरह से जाला है, ये मैग्नीट्यूड प्लॉट है। यस, ये मैग्नीट्यूड प्लॉट है सपोज,
अब यहाँ पर सपोज मैं बात कर रहा हूँ, सपोज आपने पोल एट ओरिजिन पर एक पोल या फिर आपके पास ये नंबर ऑफ पोल है, तो ये -20 dB, -20 dB नहीं, -20 एन पोल एट ओरिजिन का रखिएगा तो -20 N dB पर डिकेड की लाइन रहेगी। तो ये आपके पास बेसिकली यहाँ पर 0 dB लाइन होती है ना बच्चा। जब 0 dB लाइन को आप क्रॉस करोगे, मैग्नीट्यूड प्लॉट जब 0 dB लाइन पर क्रॉस करोगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा, गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी मिलेगी ना, क्योंकि आप गेन को ही क्रॉस कर रहे हो। और यही अगर सपोज आप 180 डिग्री के लिए अगर क्रॉस करोगे, फॉर एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए फेज के लिए बात कर रहा हूँ मैं, फेज के लिए सपोज मैं बात कर रहा हूँ बस आपको समझाने के लिए। यहाँ पर सपोज आपके पास -180 डिग्री है और यहाँ पर आपके पास फेज की बात की जा रही है, फेज की बात की जा रही है, और आपके पास फेज प्लॉट सपोज एग्जांपल के तौर पर ऐसा है, लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर। फेज प्लॉट सपोज एग्जांपल के तौर पर ऐसा है, तो जिस फ्रीक्वेंसी पर बेसिकली इस फेज प्लॉट ने 180 डिग्री को क्रॉस किया है उसको हम बोलेंगे फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। बात समझे? तो अभी आपके पास 0 dB लाइन मतलब मैग्नीट्यूड के हिसाब से हम गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। अगर यही 180 डिग्री अगर बोल देता, -180 तो हम फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। यहाँ पर भी हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं, तो इसमें कुछ ज़्यादा ये है ही नहीं। अब उन्होंने बोला कि ऑब्जर्व करो भाई एक पोलर प्लॉट को और बताओ ये सिस्टम में गेन मार्जिन फेज मार्जिन क्या रहेगा। तो बेसिकली यहाँ का जो पॉइंट है बच्चा, यहाँ का पॉइंट उन्होंने -1 + J1 दिया है। मतलब अगर मैं यहाँ पर आपको समझाने के लिए, वैसे तो इस क्वेश्चन में दिया नहीं है, बट आपको समझाने के लिए अगर सपोज मैं यहाँ पर सर्कल ड्रॉ करता हूँ, सो दैट आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। सर्कल अगर मैं ड्रॉ करूँ तो सपोज ऐसा सर्कल है बेटा, ये ऐसा सर्कल ये मैंने ऑलरेडी ड्रॉ किया है। तो इसमें अगर आप -180 डिग्री से अगर जाओगे तो ये सिस्टम क्या है, तो आप बोलोगे सर ये सिस्टम आपके पास मार्जिनली, लेट मी यूज द डिफरेंट थिंग, क्योंकि सर इसमें गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी है सर, कहाँ पर, इस वाले पॉइंट पर। यस, यस इस वाले पॉइंट पर गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, और दोनों अगर इक्वल रहेंगे तो सर गेन की मार्जिन ही नहीं बचती। मतलब गेन मार्जिन भी, सॉरी फेज मार्जिन भी 0 है एंड गेन मार्जिन भी 0 डिग्री है। अब यहाँ पर ऑप्शन में हमें देखना है कि गेन मार्जिन 0 कहाँ पर है, फेज मार्जिन 0 कहाँ पर है। देखो कहीं पर भी 0 नहीं दिया गया, बट हम नॉर्मली क्या बोलते हैं कि 0 को हम अगर देखा जाए तो वैसे तो इसके लिए कोई साइन नहीं होता है, बट इसको 0 को नॉर्मली कंसिडर किया जाता है बेटा पॉजिटिव, याद रखना। वैसे तो 0 के लिए कोई साइन नहीं है, पॉजिटिव 0 नेगेटिव 0 नहीं होता। इसको हम 2 मिनट के लिए हम बोलेंगे भाई पॉजिटिव, मतलब नॉर्मली इसको पॉजिटिव कंसिडर किया जाता है। तो गेन मार्जिन भी पॉजिटिव होगी और फेज मार्जिन भी आपके पास पॉजिटिव होगा, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन में कहीं पर भी 0 नहीं दिया गया। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा बेटा, अब हम यहाँ पर बहस नहीं कर पाएंगे कि जीरो को हम पॉजिटिव कैसे बोले चल, जीरो को हम नेगेटिव कैसे बोले चल। जीरो तो सर एक यूनिट, सॉरी साइनलेस सर नंबर है, यस साइनलेस नंबर है। तो बेटा कुछ चीज़ें ना आपको बहस नहीं करनी होती एग्जाम के समय, तो यहाँ पर आपको दोनों पॉजिटिव कंसिडर करके ही चलना है। तो ऑप्शन नंबर ए इज अ बिल्कुल करेक्ट वन। चलो अब आपके पास फिर से वही लाइन की सिस्टम का जो फ्रीक्वेंसी है बिकम्स रिस्पॉन्स क्रॉसेस द -0 dB पॉइंट, -1 पॉइंट। यस, रिस्पॉन्स -1 पॉइंट को आपके पास सर ये करा है -1, मतलब अभी अभी जो मैंने यहाँ दिखाया ना बच्चा, ये चीज़ कि -1 लाइन को अगर आप क्रॉस करते हो तो सिस्टम कैसी होती है, मार्जिनली स्टेबल, और मार्जिनली स्टेबल के लिए गेन मार्जिन फेज मार्जिन आपका 0 होता है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि फेज मार्जिन आपके पास 0 दिया गया है। गेटिंग? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा यहाँ पर फेज मार्जिन आपके पास 0 रहेगी। कितना प्यारा सा क्वेश्चन, यस नन्ना सा क्वेश्चन। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। निक्विस्ट प्लॉट दिया गया है, नेक्विस्ट प्लॉट आपके पास सपोज दिया गया है जिसका ट्रांसफर फंक्शन आपको दिया गया है। तो उन्होंने बोला कि गेन मार्जिन बताओ कितना रहेगी। तो आपको मैंने बोला था, क्या बोला था बच्चा, कि गेन मार्जिन इज बेसिकली रेसिप्रोकल ऑफ द मैग्नीट्यूड। किसका मैग्नीट्यूड सर, जहाँ पर बेसिकली आपकी फेस ओवर क्रॉस फ्रीक्वेंसी मिलती है, मतलब यहाँ पर आपके पास फेस को क्रॉस कर रहा है ना, वो 180 डिग्री को क्रॉस कर रहा है यहाँ पर। यस बेटा, यहाँ पर आपके पास क्रॉस कर रहा है, और जिसकी वैल्यू कितनी है, तो आप बोलोगे सर जिसकी वैल्यू सर हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक देखोगे तो 0.2 दी गई है, तो इसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। मतलब गेन मार्जिन अगर हम निकालें तो हम क्या लिख सकते हैं सर, 1/0.2, तो 0.2 मतलब ये आ जाएगा सर 5। तो इस हिसाब से हमारी गेन मार्जिन कितनी बन जाएगी, तो आ जाएगी सर 5। ऑप्शन नंबर ए इज अ बिल्कुल करेक्ट वन। यस, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। अब ये सिस्टम कैसी है ये हमें देखना है।
ये सिस्टम हमारे पास कैसी है हमें देखना है। अब उन्होंने क्या बोला है, सिस्टम ट्रांसफर फंक्शन इज 1 माइनस ए एंड 1 प्लस ए द सिस्टम इज। अब अगर मैं बेटा इसको अगर देखूँ तो इसके अगर मैं पोल एंड जीरोज अगर प्लॉट करता हूँ तो आप खुद ही सोचो, मैं कुछ नहीं बोल रहा, आप खुद ही सोचो तो आप क्या बोलोगे सर। इसका जीरो एस इज इक्वस टू 1 पर होगा और एक पोल हमारे पास एस इज इक्वस टू -1 पर रहेगा। यस, पोल एंड जीरोज अगर हम देखेंगे तो यस बेटा, जीरोस एस इज इक्वल टू 1 पर होगा एंड एस इज इक्वल टू -1 पर होगा। तो इस सिस्टम में देखो आपके पास नॉर्मली इसका आंसर तो ऑल पास सिस्टम आना चाहिए, बट ऑप्शन में कहीं पर भी ऑल पास सिस्टम नहीं। अगर ऑल पास सिस्टम नहीं तो हम इसका आंसर क्या दे सकते हैं, नॉन मिनिमम फेज सिस्टम, क्योंकि सर इसका जीरोस राइट हैंड साइड में चला गया है। तो इसे हम दो आंसर दे सकते हैं, या तो इसका आंसर देखो अगर ऑल पास सिस्टम होता, क्योंकि ये है भी एक्चुअल में ऑल पास सिस्टम, तो इसका आंसर तो ऑल पास सिस्टम होना चाहिए, बट ऑल पास सिस्टम तो ऑप्शन में नहीं है। तो अगर हमारा राइट हैंड साइड में चला जाता, मैंने बोला था कि फर्स्ट प्रेफरेंस हम ऑल पास सिस्टम को रखेंगे अगर इमेजिनरी रहेंगे, तो नहीं है तो क्या करेंगे भाई, तो हम ऑप्शन के हिसाब से जाएंगे। तो इसका आंसर तो सही ये होना चाहिए, बट नहीं है ऑप्शन में, तो हम इसको बोलेंगे नॉन मिनिमम फेज सिस्टम, क्योंकि हमें पता है कि जो ऑल पास सिस्टम होती है ये भी एक नॉन मिनिमम फेज सिस्टम ही होती है। तो इसका आंसर ये भी आप लिख सकते हो, और ये थ्योरी में मैं पढ़ा चुका हूँ इन लाइव सेशन बेसिकली। कभी अगर टाइम मिला तो उस लाइव सेशन में जो थोड़ी सी चीज़ें मैंने यूट्यूब पर नहीं दी वो चीज़ें मैं आपको दे सकता हूँ। तो इसका आंसर जो रहेगा नॉन मिनिमम फेज सिस्टम, जो कि इंजीनियरिंग सर्विसेज में आया हुआ क्वेश्चन है। कितना प्यारा सा क्वेश्चन, यस बेटा, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, ऐसे एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं। अब ये भी क्वेश्चन आपको मैं पढ़ा चुका हूँ कि आपके पास फेज शिफ्ट आपके पास सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का कितना रहेगा। तो आप देख सकते हो सर दो पोल आपके पास ओरिजिन पर है, तो चलो हम इसको निकाल भी, वैसे तो इसका आंसर तो देखो मैं आंसर ऑप्शन डी कर सकता हूँ 2 सेकेंड में। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूँ कि हमारे पास जी ऑफ एस कितना है, तो आप बोलोगे सर 1/s का स्क्वायर है। अगर मुझे इसका एंगल चाहिए, फेस शिफ्ट चाहिए, तो मुझे बेसिकली एंगल चाहिए, तो एंगल कैसे निकालेंगे सर, एंगल ऑफ जी ऑफ सबसे पहले तो जे ओमेगा पुट करेंगे सर, और 1 यहाँ पर हम जे ओमेगा का स्क्वायर, इसका हमें चाहिए सर ओवरऑल एंगल, इसका हमें क्या चाहिए बच्चा, ओवरऑल एंगल किसका, इसका, इसका हमें चाहिए ओवरऑल एंगल। तो अगर मैं एंगल निकालने की कोशिश करूंगा तो आप क्या बोलोगे सर, न्यूमरेटर का एंगल 0, एक पोल हमें सर 190 डिग्री का देता है सर, दो पोल है तो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो सॉरी +90 का देता है, एक पोल हमें +90, दो पोल है तो 90 मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो ऊपर जाके ये 90 माइनस हो जाएगा तो 180 हो जाएगा, यस ना, क्योंकि 90 और 2 180 हो जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो, और ऊपर जाएंगे तो माइनस ना एंगल हो जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी इज अ बिल्कुल करेक्ट वन। बहुत ही प्यारा सा नन्हा सा क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था। अब इस क्वेश्चन में बहुत प्यारी सी चीज़ है, अब इस क्वेश्चन में बेसिकली आप फेज मार्जिन एंड गेन मार्जिन आप आसानी से समझ सकते हो। अब आपको पता है ना कि सर जो फेज मार्जिन है वो बेसिकली सर रेसिप्रोकल किसका है सर, मैग्नीट्यूड का। और ये मैग्नीट्यूड कब लेना है, फेज मार्जिन किसके हिसाब से देखी जाती है सर, जब हमारे पास गेन सॉरी फेज मार्जिन नहीं गेन मार्जिन, आपको गेन मार्जिन पूछी गई ना, तो गेन मार्जिन सर किसके करस्पॉन्डिंग होती है, आप बोलोगे सर फेस क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी पर। तो फेस क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी पर कितना मैग्नीट्यूड है, तो आप बोलोगे सर 0.2 इतना सर क्रॉस हुआ है। खुद ही सोचो, मैं यहाँ पर कलर अलग ले लेता हूँ। तो देखो बेटा इतना आपके पास बेसिकली फेस क्रॉस हो चुका है, कितना, इतना, समझ में आई बात, इतना। तो इसका मतलब ये मैग्नीट्यूड है, इतना वाला। अब ये निगेटिव लेना नहीं है क्योंकि हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, देखो मॉड में चीज़ें ली है मैंने, डोंट बी थिंक लाइक -0.25, तो ऐसा भी कोई कोई कर सकता है, तो क्योंकि ऑलरेडी मॉड है बेटा, एक्चुअल में ये यम है तो इसका मॉड लेना है आपको, तो इसका मतलब -1/mod ऑफ -0.25, तो इसका मतलब मॉड को अगर हम निकाल लेंगे तो -0.25 आपके पास आ जाएगा ये, यस। -0.25 मतलब ये 1/4 रहेगा, तो 1/4 मतलब ऊपर जाकर ये 4 होगा, तो गेन मार्जिन आपकी 4 रहेगी, बात समझे, गेन मार्जिन 4 रहेगी। अगर आपको डीबी में अगर कन्वर्ट करना रहेगा तो बाकी आप ऐसा कर सकते हो, बट क्योंकि हमें ऑप्शन में नहीं दिया गया, बट फिर भी मैं आपको बता दूं कि कभी अगर आपको डीबी में आंसर चाहिए तो आप कैसे निकालोगे गेन मार्जिन एट डीबी, तो आप क्या करोगे 20 लॉग टू द बेस 10, जो भी आपका नॉर्मल गेन बचा है मिला है ना गेन मार्जिन, तो उसको यहाँ पर पुट कर दो, तो 4 कर लेना, यस। ये सब चीज़ें आप सॉल्व कर लोगे तो यू विल गेट द आंसर इन डीबी आल्सो। तो ये मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर देना कि भाई कितना डीबी आ रहा है, ओके। तो मैं वेट करूंगा आपकी कमेंट सेक्शन कमेंट का कि आपने सही आंसर निकाला कि नहीं। ऑप्शन तो फिलहाल अभी हमारे पास 4 ही है, तो इस हिसाब से आपका आंसर देखो ए या तो सी आना चाहिए, यस ए या तो सी आना चाहिए। अब हमें चाहिए सर फेज मार्जिन, क्योंकि फेज मार्जिन से हम इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। व्हाट इज द फेज मार्जिन बेसिकली, तो 180 प्लस फेज एंगल,
अब देखो फेज एंगल यहाँ तक कितने का बना है, अब खुद ही सोचो कि फेज एंगल, देखो बेटा ये आपके पास 180, अब यहाँ से आप समझ सकते हो। तो आपके पास सिस्टम का फेज कितना है, तो दिस इज नथिंग बट सिस्टम का फेज 130 डिग्री। अब इतना सारा मार्जिन आपके पास बचा है ना, इतना आपके पास चॉइस है कि आप इतना एंगल बढ़ा सकते हो, देखो इतना एंगल आप बढ़ा सकते हो। अब कैसे कैसे निकालोगे इसका आंसर, देखो खुद ही सोचो। सर हमारे पास इतना एंगल बढ़ाना है सर, इतनी सभी के सभी हमारे लिए फेज मार्जिन है, आप खुद समझ लो। आप आपके पास सिस्टम का एंगल बस ओनली 30 है, तो आप -180 तक पहुंचने के लिए 30 में और क्या ऐड कर सकते हो, मतलब 30 में बेसिकली -30 के बदले हम ऐसा बोल सकते हैं कि 30 में हम क्या ऐड करेंगे सो दैट हम 180 पर पहुंच जाएंगे। तो आप बोलोगे सर हमें 150 ऐड करना पड़ेगा, आप आसानी से देख सकते हो, नहीं तो यहाँ पर पुट ही कर लो ना, पुट ही कर लो, यहाँ पर देखो पुट ही कर लो। तो आप क्या बोलोगे सर, अरे भाई साहब पेन चाहिए हमें, यस चलो पेन चाहिए। तो देखो अब अगर यहाँ पर देखोगे तो अब आप कौन से दिशा में हो, तो ये भी मायने रखता है कौन सी दिशा में हो, क्योंकि आंसर तो आ जाता है बट बहुत सारे बच्चे ना इसको अच्छे से नहीं समझते कि क्या है। अब आपके पास कौन सी दिशा में भाग रहे बच्चा, एंटी क्लॉकवाइज दिशा में, अगर क्लॉकवाइज दिशा में भागोगे तो एंगल आप निगेटिव में लोगे कि नहीं लोगे, देखो दिखाना नहीं पड़ता निगेटिव में बट लेते वक्त निगेटिव में लेना पड़ता है, क्योंकि आपको डायग्राम में आप दिखा रहे हो कि एंटी क्लॉकवाइज में, बट नंबर में कैसे समझ लोगे, तो आप बोलोगे सर -30 डिग्री लिखना पड़ेगा। तो आप कितना बोलोगे सर, ये 150 डिग्री होगा, तो फेज मार्जिन बच्चा आपके पास 150 डिग्री, मतलब ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट वन है। अब यहाँ पर कोई कोई ना बोलेंगे सर आपने माइनस का इसलिए, अरे बेटा आगे एक बार बता रहा हूँ, हम क्लॉकवाइज दिशा में गए, क्लॉकवाइज दिशा में एंगल नेगेटिव होते हैं, एंटी क्लॉकवाइज दिशा में जाएंगे तो एंगल पॉजिटिव लिए जाते हैं। बात समझे, एटलीस्ट आप तो समझे। तो ये इतना हमें 150 ऐड करोगे तो आप ना एक स्टेबल सिस्टम को अनस्टेबल तक पहुंचाने की कोशिश करते हो बेसिकली। तो इसका आंसर जो रहेगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे हम, देखो अगेन एक बार नेक्स्ट प्लॉट आपके पास कहाँ पर पास हो रहा है बच्चा, -1 पॉइंट, मतलब उसी पॉइंट के ऊपर जहाँ पर सिस्टम मार्जिनली स्टेबल होती है। तो मार्जिनली स्टेबल के लिए सिस्टम कैसी होती है, फेज मार्जिन कितनी होती है, तो आप बोलोगे सर 0 होती है। तो ये भी बताने जैसा कुछ है ही नहीं। यस इसको मैं कई बार पढ़ा चुका हूँ बट फिर भी आपके लिए मैं बता देता हूँ, क्योंकि आई नो आप बच्चे बहुत नादान हो। यस तो बेटा इस तरीके से उन्होंने बोला है कि ये सिस्टम कुछ इस तरीके से पास करी, तो यहाँ पर आपके पास पता है ना कि फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी होती है। यस गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी होती है। तो यहाँ पर जो पॉइंट है बेसिकली वो -1 प्लस जे ओमेगा ये वाला पॉइंट होता है। यस तो ऐसे सिस्टम में गेन मार्जिन भी अगर कभी पूछी जाएंगे तो 0 बोलोगे, एंड अगर फेज मार्जिन भी कभी पूछी जाएंगे तो आप 0 ही बोलोगे। तो इस क्वेश्चन को हमने कर लिया फिर से सॉल्व। यस अब शायद से ये हमारा लास्ट क्वेश्चन हो सकता है। तो इस क्वेश्चन में उन्होंने बोला कि ये क्वेश्चन तो ऐसे गेट में आते हैं बट फिर भी ठीक है। अब इस क्वेश्चन को मैं पूरा डिटेल में सॉल्व नहीं कराऊंगा क्योंकि ये आप पर मैं रखता हूँ। यस पूरा आप पर मैं रखता हूँ, शायद से ये लास्ट क्वेश्चन होगा। यस लास्ट क्वेश्चन है, चलो मैं ही सॉल्व कर लेता हूँ क्योंकि लास्ट क्वेश्चन है तो क्यों हुई मैं इसमें नखरे करूँ। यस बेटा चलो। तो देखो क्वेश्चन में बोला गया है कि बताओ भाई गेन मार्जिन निकालना है, बट गेन मार्जिन किस में निकालनी, सभी जगह पर देखो ऑप्शन में डीबी 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 दिया हुआ है। तो इसका मतलब हमें 20 लॉग टू द बेस समथिंग समथिंग करना पड़ेगा। बट उससे पहले हमें गेन मार्जिन का बेसिकली फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो व्हाट इज मीन बाय द गेन मार्जिन बच्चा, तो गेन मार्जिन इज नथिंग बट व्हाट, चलो मैं आपको थोड़ा डिटेल में ही पढ़ा देता हूँ एक बार फिर से। तो गेन मार्जिन इज नथिंग बट रेसिप्रोकल ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बेसिकली यम। और ये गेन मार्जिन निकालते थे, हमें जो मैग्नीट्यूड निकालना है उस समय हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए वो फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। यस और अगर आपको डीबी में चाहिए तो अल्टीमेटली आपको गेन पता होना चाहिए कि जो हमें आंसर निकालना है बेसिकली डीबी में निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 20 log to the base 10, देखो हर जगह पर log to the base 10 है, log to the base 10 है, log to the base 10 है, इसलिए मैं हर जगह पर ना स्पेसिफाई कर लेता हूँ कि क्या है कहाँ पर नहीं। कोई कोई सीधा सीधा लॉग लेता है 20 लॉग बट भाई बेस कितना वो तो पता होना चाहिए ना डिटेल में। तो आप क्या करोगे, जो भी सर गेन मार्जिन मिलेगा इसको यहाँ पर पुट कर लोगे। यस या फिर जो भी मॉड मिलेगा उसका बेसिकली रेसिप्रोकल यहाँ पर ले लोगे। तो इस तरीके से आपको क्या मिलेगा, तो इस तरीके से आपको गेन इन डीबी मिलेगा। तो ऐसा हमें आंसर चाहिए। तो बेसिकली हमें गेन मार्जिन निकालना है बेसिकली, तो मॉड निकालना है। तो इसका हम मॉड निकालेंगे तो ठीक है, गेन मार्जिन का हम बेसिकली मॉड निकालेंगे। तो उससे पहले मुझे बताओ, यस उससे पहले मुझे बस बताना बेटा कि हमें फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी पता होनी चाहिए कि नहीं चाहिए। तो आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल। तो इसका मतलब हमें जी ऑफ जे ओमेगा
इसका फेस हमें -180 डिग्री के करस्पॉन्डिंग सर पुट करना पड़ेगा, सो दैट हमें वहां से फेस मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, देखो एंगल पुट करेंगे ना, तो एंगल कांस्टेंट का एंगल बेटा 0 डिवाइडेड बाय इसका एंगल 90। अभी देखो मैं आपको समझा देता हूँ, चलो मैं आपको ना पहले तो डिटेल में पढ़ाता हूँ। तो ये 5 डिवाइडेड बाय, इसको मैं जे ओमेगा लिख सकता हूँ, जे ओमेगा प्लस 5 लिख सकता हूँ, एंड जे ओमेगा प्लस 15 लिख सकता हूँ। इस हिसाब से अगर सपोज हम एंगल देखें तो ऊपर का एंगल 0 होगा, क्योंकि न्यूमरेटर में कांस्टेंट है तो एंगल 0। ये देखो अकेला प्लस जे ओमेगा है तो यहाँ पर प्लस 90 डिग्री होगा। प्लस मल्टीप्लीकेशन है तो प्लस करेंगे tan इनवर्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट मतलब ओमेगा डिवाइड बाई 5 प्लस tan इनवर्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट कितना है ओमेगा और रियल पार्ट इज 5। तो बेटा इसको आपको किसके बराबर पुट करना है, तो 180 के बराबर पुट करना है। तो थोड़ा ध्यान देना। तो अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो क्या ना से सर ये -90 डिग्री माइनस tan इनवर्स ऑफ ओमेगा डिवाइड बाई 5 प्लस प्लस नहीं आएगा माइनस आएगा क्योंकि ऊपर जा रहे हैं ना हम। तो tan इनवर्स ऑफ ओमेगा डिवाइड बाई 15 इज इक्वल टू -180 डिग्री। और ऐसा क्वेश्चन अभी अभी हमने 2 मिनट पहले भी सॉल्व किया था। तो ये माइनस उस साइड में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो -90 डिग्री बचेगा। और माइनस माइनस अगर हम काटेंगे यहाँ पर कितना होगा, tan इनवर्स ऑफ ओमेगा डिवाइड बाई 5 प्लस tan इनवर्स ऑफ 2-3 स्टेप में एक साथ किया हो तो यहाँ पर ओमेगा डिवाइड बाई 15 इज इक्वल टू आपके पास कितना आ जाएगा भाई 90। तो अगर बेटा मैं यहाँ पर वही फॉर्मूला अगर पुट कर ले रहा हूँ जो अभी अभी 2 मिनट पहले हमने यूज़ किया था, तो हम क्या बोल सकते हैं कि सर tan इनवर्स ऑफ, देखो प्लस है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए बी करेंगे। तो ओमेगा डिवाइड बाई 5 प्लस ओमेगा डिवाइड बाई 15 1 माइनस माइनस करेंगे ना ए बी, तो ओमेगा का स्क्वायर डिवाइड बाई ये 75 आ जाएगा। 15 मल्टीप्लाई बाय 575, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा इन्फानाइट। अगर ये इन्फानाइट चाहिए बेसिकली, अगर आपको एंगल इन्फानाइट चाहिए, चलो नहीं यहाँ पर 90 आ जाएगा ना, आई एम सॉरी क्योंकि हमने tan इनवर्स उधर लिया ही नहीं। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो बेसिकली tan इनवर्स इस साइड में चला जाएगा तो इन्फानाइट बन जाएगा। तो इन्फानाइट बन जाएगा मतलब ऐसा। तो ओमेगा डिवाइड बाई 5 प्लस ओमेगा डिवाइड बाई 15 डिवाइडेड बाय 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 75। तो ये आपके पास tan इनवर्स ऑफ नहीं tan ऑफ 90, तो tan ऑफ 90 मतलब इन्फानाइट। थोड़ा ध्यान से देखना क्योंकि ये चीज़ आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बेटा। ओके, तो आप क्या करोगे, तो यहाँ से आप देखोगे कि सर 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाई 75 इज इक्वल टू हमें 0 पुट करना पड़ेगा तभी जाकर ये इन्फानाइट बनेगा। तो यहाँ से अगर मैं ओमेगा की बात करूँ ओमेगा स्क्वायर तो कितना आ जाएगा 75। तो ओमेगा की वैल्यू अगर मैं 5 निकालूँ तो अंडर रूट ऑफ 75 अगर मैं देखूँ तो कितना हो जाएगा बच्चा, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 8.666 रेडियन पर सेकेंड आपके पास चीज़ें बन जाएगी। तो ये देखो फ्रीक्वेंसी मिल चुकी है। यस यस बेटा ये आपके पास फ्रीक्वेंसी मिल चुकी है। तो आप इससे क्या करोगे, तो बेटा आप इससे ना मैग्नीट्यूड पुट करोगे। अब इससे आपको मैग्नीट्यूड चाहिए, ये वाली फ्रीक्वेंसी पुट करके हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो जी ऑफ जे ओमेगा, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो 5 डिवाइडेड बाय 8 डिवाइड बाय 666। यस प्लस कितना करेंगे जे ऑफ 0.0, एक सेकेंड मैं सभी चीज़ें पुट कर दे रहा हूँ। सभी जगह पर ओमेगा, इस वाली इसमें हम ओमेगा पुट करेंगे किस में बच्चा, चलो जी ऑफ जे ओमेगा को सबसे पहले हम लिख लेते हैं। तो 5 डिवाइड बाई जे ओमेगा इंटू जे ओमेगा प्लस 5 इंटू जे ओमेगा प्लस 15 हम कर लेंगे। तो आपको मैं यहाँ पर समझा सकता हूँ। तो बेटा यहाँ पर अगर आप सपोज ओमेगा की वैल्यू पुट करोगे और इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालोगे बेसिकली जी ऑफ जे ओमेगा, इसका जो भी मैग्नीट्यूड मिलेगा, यस जो भी मैग्नीट्यूड मिलेगा बेसिकली, तो उसको आप पुट कर लेना। यस इसका जो भी आपका मैग्नीट्यूड मिलेगा बेसिकली, इसको आपको क्या कर लेना भाई, पुट कर लेना। ठीक है, कुछ नहीं ओमेगा की वैल्यू पुट कर दो। तो अभी जगह नहीं है मेरे पास, तो 1 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ना, तो ये 8.666 अंडर रूट डिवाइडेड बाय 8.666 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 25 हो जाएगा ये 5 का स्क्वायर इंटू इसी के लिए मल्टीप्लिकेशन 8.666 का स्क्वायर प्लस कितना है बेटा ये आपके पास 15, 15 का स्क्वायर कर लेना। यस तो ये कितना आ जाएगा, तो अभी मैं कैलसी पर यूज़ कर ले रहा हूँ। तो कितना करेंगे 8.666 का स्क्वायर प्लस ये 25
यस, इसका अंडर रूट लेंगे। तो अभी मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। चलो, तो 5/8.666, इसकी वैल्यू आ चुकी है 9.9999। इसको 10 में लिख सकता हूँ। और ये लास्ट का सपोज मैं निकालता हूँ अभी, 8.666 का स्क्वायर प्लस ये 15 का स्क्वायर, इसका अंडर रूट लेंगे तो ये 17 आ रहा है सपोज, 17.32, राइट ना? यस। तो 5 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे हम, 8.666 मल्टीप्लाई बाय 9.999 मल्टीप्लाई विथ 17.32 करेंगे। तो इससे आंसर जो बन रहा है 3.33315 इंटू 10⁻³ ओके। यस बेटा। तो इसका अगर ये देखो, ये हमें क्या मिला है, तो दिस इज नथिंग बट बेसिकली बेटा मैग्नीट्यूड। ध्यान से देखना, ये मैग्नीट्यूड मिला है। अब आपको क्या चाहिए, इसका रेसिप्रोकल, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल चाहिए ना। तो इसका रेसिप्रोकल अगर हम देखें तो 3.3333 इंटू 10⁻³ है। तो इसका अगर आप रेसिप्रोकल लोगे तो अप्रोक्सीमेटली ये 300 के बराबर आता है। यस, अप्रोक्सीमेटली ये 300 के बराबर आ जाएगा। तो अगर आपको डीबी में मैग्नीट्यूड चाहिए तो आप क्या बोलोगे, 20 log टू द बेस 10, और ये आपके पास 300 डीबी बनेगा। गेटिंग माय पॉइंट? 300 क्या बनेगा बेटा, डीबी बनेगा। तो इस हिसाब से आपका जो आंसर होगा, आपका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा। अब कोई बोलेगा सर इतना बड़ा क्वेश्चन आता है कि, तब मैं बोलता हूँ कि बेटा ऐसे क्वेश्चन रियरली आते हैं, रियरली। इतने बड़े कैलकुलेटिव क्वेश्चन तो अगर इतना मतलब देखो आता तो सबको है, बट ऐसे क्वेश्चन मोस्टली बिना कैलसी के आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि देखना कितने बड़े कैलकुलेशन। तो ये रियरली क्वेश्चन है, बट इस क्वेश्चन में आपको सीखना है कि कैसे हमने चीजें की। तो आपको हो सकता है बस फ्रीक्वेंसी निकालने तक क्वेश्चन आ जाए, जैसे कि प्रीवियस हमने क्वेश्चन देखा था। हो सकता है बस कभी कभार बट ऐसा मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्वेश्चन आ जाए, तो जैसे कि आपको ये चीजें थी। हो सकता है आपको सीधा ये यम दिया जाए जिससे आप डीबी को पूछा जा सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो इसमें कुछ ऐसा रॉकेट साइंस नहीं था। तो ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। तो उम्मीद करता बेटा आज जितने भी मैंने क्वेश्चन लिया, आई नो सेशन बहुत बड़ा हुआ है, 2 घंटे के ऊपर जाएगा ये सेशन, बट आप सभी को चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट यही रहेगा कि जिन्होंने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बेटा, बी टेक्निकल इलेक्ट्रिकल चैनल को, तो काइंडली सब्सक्राइब कर दो, सो दैट आप आने वाले सभी सेशन को आप देख सकते हो। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो काइंडली ज्वाइन कर दो, सो दैट आपको सभी सेशन के पीडीएफ, साथ ही साथ जो भी अपडेट्स होते हैं रिगार्डिंग क्लास और एनीथिंग, आपको सभी अपडेट और पीडीएफ भी मिल जाते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में मैं अटैच करा दूंगा। अगर, और ये वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगर सेशन अच्छा लगता है बेटा, आप इस क्लास की फीस पे कर सकते हो बाय लाइकिंग दिस सेशन। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बोनस में अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हो, कहाँ पर चीज़ें समझी, कहाँ पर चीज़ें नहीं समझी, सेशन कैसे लगा, ये सब चीज़ें आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। एंड अगर आपको ये सेशन अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो। तो उससे मुझे बहुत खुशी होगी कि अगर आप अपने दोस्तों के साथ इस सेशन को शेयर कर लेते हो, सो दैट दे कैन टेक द बेनिफिट ऑफ दिस सेशन ओके। एंड वैसे तो आपकी एग्जाम थोड़ी दूरी पर है, बट मेरी तरफ से आपको हमेशा गुड विशेष होती है बेटा। और इस सेशन को हम बेसिकली एंड करेंगे एक पॉजिटिव लाइन के साथ, और वो लाइन ये है, डोंट स्टॉप व्हेन यू आर टायर्ड। मतलब आप तब मतलब स्टॉप होना जब आप मतलब थक गए होंगे। आपको तब स्टॉप होना है जब आप कुछ चीजें हासिल कर लोगे, मतलब कंप्लीट कर लोगे, डन कर लोगे। यस, चलो, डोंट स्टॉप व्हेन यू आर टायर्ड, स्टॉप व्हेन यू आर डन। जब आपको स्टॉप, कब आपको स्टॉप करना है, जब आप उसको कंप्लीट कर लोगे। किसको भाई, जो आपकी पढ़ाई है, जो आप कहना मतलब जो आप अचीव करना चाहते हो। जब अचीव करने वक्त, मतलब अभी आप ट्रांसको चाहते हो ना, ट्रांसको में ज्वाइन होना, तो ट्रांसको में ज्वाइन होने से पहले आप थको मत, क्योंकि थक गए तो बेटा आपके पास कुछ नहीं हो सकता। बट आप अगर, तब आप सपोज रुको बेसिकली, तब आप रुको बेसिकली जब आपको आपको आपका सक्सेस मिल जाएगा। मैं तो बोलता हूँ कि ये सक्सेस मिलने के बाद भी कभी थकना रुकना नहीं चाहिए। नई नई चीज़ें सीखनी चाहिए, नई नई चीज़ों को हमें अपडेट करते जाना चाहिए, क्योंकि लाइफ में एक ही चीज़ हमें मिलती है बेटा। मैं तो भगवान को मानता हूँ, तो एक एक बार ही हमें ज़िंदगी मिलती है, तो उसमें हम जितना हो सके उतना ज्ञान मतलब लेने की कोशिश करें ओके। ठीक है, तो यही सी पॉइंट पॉजिटिव लाइन के साथ हम सेशन को एंड करते हैं। हम जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर एंड बाय एवरीवन।